सब लोग को नमस्कार। हेलो 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 हेलो। नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्कार नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। ओके, मोस्ट वेलकम टू द फर्स्ट क्लास। उनको एक रिक्वेस्ट भी है कि पुराने लेक्चर्स देखिएगा, सो दैट यू विल बी एबल टू कोरिलेट व्हाट आई एम टीचिंग एज ऑफ नाउ, है ना। वरना तो आपको सुपर से ऊपर चला जाएगा, फिर आप मुझे बोलोगे कि साहब आप क्या पढ़ा रहे हो, है ना। यस, मोस्ट वेलकम। यस प्रिया, यस। पुराने लेक्चर्स थोड़ा आप फॉलो कर दीजिएगा। मोस्ट वेलकम। लेट्स क्रैक यूपीएससी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को शुरू किया था, #JIT का अपना टाइम चलता रहेगा। एंड एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द वर्ल्ड हिस्ट्री, हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को शुरू किया था प्रीवियस क्लासेस के अंदर। तो वहां से ही हम लोग अभी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ऊपर ही इनफैक्ट डिस्कस करेंगे। आपके जो भी डाउट्स होंगे वो कुछ नए नए लड़के आए लगते हैं, क्षितिजा और ये सब लोग, है ना भाई, ये इनको पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो मुझे है ना 11 बजे आपका जो भी डाउट होगा मुझे बताइएगा, ठीक है। तो क्षितिजा, राज, जो भी डाउट है आपका, ओके, तो 11 बजे डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल द न्यू स्टूडेंट्स अपनी अपने अंदर की जो थोड़ी जिज्ञासा है उसको काबू में रखिएगा। सब 11 बजे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। ओके चलिए। हाँ, देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, वरना बैन हो जाओगे, फिर पूरे कोर्स के बाहर चले जाएंगे। चलिए लेट अस स्टार्ट। ओके, सब 11 बजे सबका आंसर दूंगा, है ना। केक कटेगा, सब में बटेगा। लेट अस स्टार्ट वन मोर टाइम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हमने शुरू किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन को, और मैंने आपको बताया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे शुरू होता है, ठीक है। सो इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव डिस्कस की द स्टोरी ऑफ फ्रांस। मैंने फ्रांस की स्टोरी आपको बताई थी, और फ्रांस में मैंने आपको ये भी बताया था कि रिवॉल्यूशन के पीछे के कारण क्या क्या थे, ठीक है। सो व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द रिवॉल्यूशंस, वी हैड डिस्कस्ड कि इसके क्रांति के पीछे के कारण क्या क्या रहते हैं। एंड वी हैव डिस्कस्ड द डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस अबाउट द रिवॉल्ट। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो रिवॉल्ट होता है उसमें बहुत सारे सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड आई वुड से कल्चरल रीजंस वर रिस्पॉन्सिबल, और उसके बाद फ्रांस की क्रांति हो जाएगी, है ना। तो हमने प्रीवियस क्लासेस को जब डिस्कस कर रहे थे, मतलब जो लास्ट फ्राइडे को हमने क्लास किया था, वहां पे इसके बारे में हमने डिस्कस कराने की कोशिश की थी कि भाई फ्रांस की क्रांति क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि फ्रांस के जो राजा थे, राजा के सामने पब्लिक की आतंकवादी छटकली हो जाती है, और पब्लिक इकट्ठी होकर एक दिन राजा को कह देती है कि बेटा अब तुम्हारा बहुत हो जाएगा, नाउ वी वांट टू, लाइक वी कांट टॉलरेट योर रूल ओवर अस, एंड फाइनली दे विल बी रिवॉल्टिंग, ठीक है। तो ये हमारी फ्रांस की क्रांति थी। ये फ्रांस की क्रांति क्यों होती है, तो उसके पीछे मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाने की कोशिश की थी। इनफैक्ट फ्रांस की क्रांति नहीं, उसको उत्क्रांति कहते हैं। इट्स अ प्रोसेस, इट्स एन लिविंग लेजेंड। क्यों? क्योंकि ये चलता रहता है। शुरू हुआ था 1789 में, इट कंटिन्यूड अप टिल द ईयर 1871। तो वो बहुत ही लंबा प्रोसेस के रूप में हमको देखने को मिलेगा, और कंटिन्यूअसली रिवॉल्यूशंस और काउंटर रिवॉल्यूशंस होते रहेंगे। हमने ये भी देखने की कोशिश की थी कि ये जो रिवॉल्यूशन शुरू होता है ये मल्टीपल फेजेस में चलता है। सबसे पहले रिवॉल्यूशन शुरू होगा तब वहां पे राजा को उठला दिया जाएगा, व्हेन द किंग विल बी टॉपल डाउन। उसके बाद थोड़ा बहुत मॉडरेट फेज के अंदर रिवॉल्यूशन चला जाएगा। मॉडरेट से थोड़ा थोड़ा आगे जाओगे तो रेडिकल फेज में जाएगा, और फाइनली नेपोलियन आएगा। तो आज के क्लास के अंदर हम लोग नेपोलियन को भी लेके आएंगे कि कैसे नेपोलियन पावर के ऊपर आया, एंड हाउ नेपोलियन विल बी ट्राइंग टू एस्टेब्लिश हिज ओन एम्पायर इन द फ्रांस। वो फ्रांस के अंदर कैसे अपना साम्राज्य बनाने की कोशिश करेगा। सो इन दिस कंडीशंस हमने प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि ये क्रांति क्यों होती है, व्हाट वाज द फंडामेंटल रीजन बिहाइंड द रिवॉल्ट। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि क्रांति क्यों होती है, क्योंकि फ्रांस के अंदर जो आम आदमी है, मैंगो पीपल है, उसकी राजा के साथ पटती नहीं थी। अब राजा ने ऐसा कांड कर दिया था, इसके कारण फ्रांस के लोग उससे नाराज हो गए थे। द पीपल ऑफ फ्रांस वर नॉट हैप्पी विद द किंग एंड द मोनार्की एट दैट टाइम। बट बिसाइड्स द किंग एंड द मोनार्की, बिकॉज द फ्रेंच सोसाइटी हैड इनहेरेंट प्रॉब्लम, एंड दिस वाज द प्राइम रीजंस बिहाइंड द रिवॉल्ट। तो ये विद्रोह के पीछे मूलभूत कारण कुछ आर्थिक थे, कुछ सामाजिक थे, कुछ सांस्कृतिक थे, और उसमें कुछ राजकीय तथ्य भी उतने ही जिम्मेदार थे। सो वी फाइंड कि टोटल मिला के मल्टीपल रीजंस इसके पीछे जिम्मेदार थे। उनमें से हमने पिछले क्लास के अंदर देखा था कि राजा जब एब्सोल्यूट होता है तो करप्शन होता है। एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, है ना। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये जो पावर करप्शन का जो कंसेप्ट है वो फ्रांस के अंदर बहुत देखा। और राजा ने जो इनफैक्ट पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को वो है ना कि सेंट्रलाइज कर दिया था, उन सब परिस्थितियों के कारण हमको क्या देखने को मिल रहा है कि एक ऐसी समाज व्यवस्था, एक ऐसी, मैं कहूंगा, पॉलिटिकल सिस्टम क्रिएट की गई है। उसके बाद धीरे 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 बहुत ही करप्शन हो गया, और ये करप्शन के कारण फ्रांस का जो कॉमन मैन था वो नाराज था।
उसमें जो आखिरी राजा था, जो लुई 16 करके राजा पावर के ऊपर आता है, उसके दौरान तक आते-आते कंप्लीट आपको क्या मिल रहा है कि भ्रष्टाचार मिल रहा है, बहुत सारे जो सेंट्रलाइजेशन मिल रहा है, ना ही उसके पास उतने पैसे थे और भाई साहब अपनी रानी के प्रभाव में ज़्यादा रहा करते थे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो इन सब कंडीशन में हमको ये देखने को मिला कि फ्रांस के अंदर बहुत बड़ी राजकीय रूप से एक अराजकता की शुरुआत हो गई थी। साथों साथ ये सब अराजकता फाइनली जून महीने तक आते-आते 1789 में वो कंक्लूड होगी और उसके बाद ये रिवॉल्ट की तरफ चले जाएँगे, ठीक है? तो ये बहुत लंबी कहानी है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। दूसरे सामाजिक कारण भी उसमें इतने ही ज़िम्मेदार थे, देयर वर सम सोशल रीज़न्स बिहाइंड दैट और सोशल रीज़न में हमने देखा था कि क्लास के अंदर इक्वालिटी नहीं थी और मैंने आपको बताया था कि जब-जब सामाजिक रूप से इनइक्वालिटी होती है, तो इट विल ऑलवेज़ लीड टू सम काइंड ऑफ वायलेंस। फ्रांस के अंदर 3 वर्ग थे शासक के मतलब मैं कहूँगा सोसाइटी के अंदर, एक था क्लर्जी, दूसरा था नोबिलिटी और तीसरा था कॉमन मैन। तो क्लर्जी जो पादरी वर्ग था, दैट वाज द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ पावर बिकॉज़ दे वर द रिलीजियस पीपल एंड दे यूज्ड टू हैव द मैक्सिमम सोर्स ऑफ इनकम एंड दे वर आल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन्स जो राजा को भी कंट्रोल करके रखे थे। दूसरे थे नोबिलिटी, द रॉयल फैमिली एंड द जेंट्री क्लास, जो बड़े-बड़े लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, सर्फडम वाले लोग हुआ करते थे, उनका भी दबदबा था। और सबसे तीसरा आता था, वो था हमारे जैसा आम आदमी जिसे हम लोग मैंगो पीपल कहते हैं, इनका हर एक जगह पे है ना पिटाई होता रहता है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो घुमा-फिरा के द थर्ड एस्टेट जो फ्रांस के अंदर जो तीसरा वर्ग था, जो एस्टेट सिस्टम के अंदर हम लोग देखते थे, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर इसको पढ़ा हुआ है, इसके लिए खाली रिवाइज करा रहा हूँ। तो उसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जो तीसरा एस्टेट था उसकी खासियत ये है कि उसका ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। और तीसरे एस्टेट के अंदर भी जब हम लोग पहला एस्टेट में हमने पादरी को देखा था, सेकंड एस्टेट में हमने ज़मींदार को बात की थी, तो फ्रांस के अंदर भी ऐसे बड़े-बड़े ठाकुर साहब हमको मिल जाएँगे, ठीक है? तो जो थर्ड एस्टेट था जहाँ पे कॉमन मैन ऑफ फ्रांस रहता है, जहाँ पे कॉमन मैन ऑफ फ्रांस रहता था, उसका बहुत ही एक्सप्लॉइटेशन हुआ था और कॉमन मैन में भी आपके 3 क्लास मिलेंगे। एक तो मिलेगा बुर्जुआ, बुर्जुआ वर दे वेरी गुड पीपल आई वुड से। दूसरे थे आपके सेंट कॉलेट्स वर दी वन जो मूलभूत रूप से वर्कर थे, आर्टिजन्स थे और तीसरे इसमें आपको मजदूर वर्ग मिलेंगे, द पीजेंट्स एंड द वर्कर्स। इनकी सबसे ज्यादा शोषण होता था एंड बिकॉज दे वर नॉट हैप्पी तो दे वर दी वंस हु डिसाइडेड टू रिवोल्ट अगेंस्ट द किंग। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो इनके टैक्सेशन सिस्टम खराब थी, इनके यहाँ पे कल्चरल इश्यूज भी चल रहे थे। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमने आपको बताने की कोशिश की थी कि इसमें फिलोसफर्स का अपना रोल प्ले है और फ्रांस की क्रांति में मॉन्टेस्क से लेके आपके वोल्टायर से लेके रूसो जैसे लोगों ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जहाँ पे उन्होंने लोगों को बताया कि तुम्हारे जीवन में दुख ही दुख है और दुख का कारण क्या है? दुख का कारण तुम्हारा राजा है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो इन सब परिस्थितियों में जो बाहर के इन्फ्लुएंसेस थे, ये सब चीजें इकट्ठी हुई और बहुत सारे फिलोसफर्स ने फ्रांस के लोगों को मोटिवेट किया कि तुमको इनफैक्ट अपने जीवन के अंदर से दुख को दूर करना है, तो अपने राजा को हटाना पड़ेगा। तो ये सब भी जिम्मेदार उसके पीछे थे और उसके कारण ये विद्रोह की तरफ लोग आगे बढ़ेंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रांस आर्थिक रूप से भी बहुत ही पायमाल हो गया था, कंगाल हो गया था। बिकॉज राजा एब्सोल्यूट था तो उसके पास रेवेन्यू का कोई एक इकोनॉमिक सिस्टम था नहीं। एब्सोल्यूटिज्म हमेशा करप्शन की तरफ जाता है कि नहीं जाता है? ठीक है, आप राजा को आरटीआई करने का बोलो तो राजा मना कर देगा कि भाई तुमको क्या चाहिए? हाँ ठीक है, तो भाई मैं एब्सोल्यूट हूँ। गेटिंग माय पॉइंट? तो फ्रांस के अंदर भी आपको वही चीज मिलेगी। समझ में आया? ना समझ में आया तो पोगो देखेगा आप लोग, ठीक है? सो व्हाट वी सी कि जब फ्रांस का राजा जो था वो युद्ध कर रहा है, अपनी लेविश लाइफस्टाइल देख रहा है, वो उसको कोई पड़ी नहीं है पब्लिक के पीछे, ठीक है? तो ये सब कंडीशन में फ्रांस की कंडीशन हमको देखने को मिल रही है कि एब्सोल्यूटिज्म ऑलवेज लीड्स टू सम काइंड ऑफ आई वुड से द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड लेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। और पैसा आड़े-धड़ आप खर्च कर रहे हो, यहाँ युद्ध कर रहे हो, वहाँ युद्ध कर रहे हो, अमेरिका के अंदर सेना भेज दी है। तो ये सब कंडीशन में दिख रहा था कि यार हालत खराब होगी और टैक्सेशन पॉलिसी कैसी थी फ्रांस की? रिग्रेसिव थी। मैंने आपको बताया था रिग्रेसिव का मतलब क्या था? कि जो ऊपर के एस्टेट वाले लोग थे उनके ऊपर टैक्सेस नहीं लगते थे, लोअर एस्टेट वालों के ऊपर टैक्सेस लगते थे, ठीक है? तो फ्रांस के अंदर उस टाइम पे भी आर्टिकल 26, 27 जैसे आर्टिकल्स थे, 29, 30 वाले आर्टिकल्स थे, जहां पे हमको देखने को मिल रहा है कि रिलीजियस क्लास को टैक्सेस नहीं पे करने पड़ते थे और जो नीचे वाला क्लास था, खास करके जो किसान था, उसको मैक्सिमम टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। तो ये सब कंडीशन में फ्रांस के अंदर एक है ना हॉट बॉइलिंग पॉइंट का सिचुएशन आ गई थी। तो हम लोग ये देखते हैं कि फ्रांस के अंदर एक ऐसी सिचुएशन थी बाय द ईयर 1780 जहां पे सोशियो कल्चरली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली एक बॉइलिंग पॉइंट वाली सिचुएशन आ चुकी है। बॉइलिंग पॉइंट समझ में आता है आपको? ठीक है। तो आपने गैस के ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखा है और उसको नीचे से फ्लेम दी है। तो जब फ्लेम देते हो और अंदर आपने सब खिचड़ी करके रखा है तो ये खिचड़ी फटने ही वाला था। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो थ्रेशोल्ड के ऊपर आ चुका था फ्रांस की सोसाइटी, फ्रांस की पॉलिटिक्स, फ्रांस की इकोनॉमी। तो वो आज नहीं तो कल रिएक्ट होने ही वाला था। वो रिएक्शन होना शुरू हुआ फ्रॉम द ईयर 1780 ऑनवर्ड्स। व्हाई? क्योंकि फ्रांस का राजा 1780 में जो था वो लुई 14 नहीं था, वो था लुई 16। 16 was not that much powerful like the Louis 14 और इसके कारण 16 तक आते आते
वी फाइंड कि फ्रांस वाज गोइंग थ्रू ह्यूज प्रॉब्लम्स, और जब प्रॉब्लम्स होंगे उस दौरान बहुत सारी घटनाएं होती है, बहुत सारे इवेंट्स होंगे, और ये इवेंट्स के दौरान ही फ्रांस की क्रांति की शुरुआत होगी। ठीक है, तो हम लोग आज का क्लास यहां से शुरू करते हैं और एक एक करके आपको पहले समझाता हूँ, सुनते रहिएगा। हमको मेनली इसको समझना है कि भाई क्या होगी, क्या घटनाएं होगी। ठीक है, अब आप समझिए कि मैंने आपको समझाया कि फ्रांस आर्थिक रूप से बहुत ही कंगाल हो चुका है। ये वो थ्रेशोल्ड है जहां पे फ्रांस ने अमेरिका के अंदर क्रांति कराई। मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास के अंदर कि जनरल लेफायट करके एक जो आर्मी के जनरल होते हैं उनको भेजा जाता है टू सपोर्ट दी अमेरिकन। अब यार तुम्हारे घर के अंदर चूल्हा नहीं जल रहा है, तुम कहीं और पे युद्ध करा रहे हो, व्हाट इज द पॉइंट, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये कंडीशन फ्रांस के अंदर थी, क्योंकि फ्रांस को लग रहा था कि ब्रिटेन हार रहा है तो मुझे वहां पे सेना भेजनी चाहिए। ठीक है, तो कड़के लेकिन नवाब के लड़के। ठीक है, तो ये तो कड़के लेकिन नवाब के लड़के जो कंसेप्ट है वो फ्रांस की क्रांति के अंदर हमको बहुत ही कंपैरेटिवली बहुत ही इजियर दिख रहा है। ठीक है, तो 1780 का जो दौर था उस दौरान फ्रांस के अंदर फाइनेंशियल इशू उभर के आ गए थे। फाइनेंशियल इशू उभर के आ गए थे, इनफैक्ट आप समझिए कि सोशली भी इश्यूज थे और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी थी। तो ये जो 8-9 साल का टाइम फ्रेम था, दिस वाज द प्राइम पीरियड दैट वाज रिस्पांसिबल बिहाइंड द रिवॉल्ट। तो हमने अभी तक के जो पहले काजेस देखे, हमने अभी तक के जो कॉजेस देखे, इसे हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म कॉजेस बिहाइंड द रिवॉल्ट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म कॉजेस। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है कि ये रातों रात उभर के नहीं है, ये बहुत ही लंबे समय से चल रहे थे, राइट फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फ्रेंच आई वुड से किंगडम, गेटिंग माय पॉइंट। बट धीरे धीरे उसको ट्रिगर करने का जो काम किया है ये 8-9 साल के अंदर हमको देखने को मिलेगा। अब 8 साल में ऐसा तो क्या हो गया, तो सबसे पहला आ गया आपका फाइनेंशियल इश्यूज। अब फाइनेंशियल इशू क्या था, मैंने आपको बताया राजा एब्सोल्यूट होता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, राजा एब्सोल्यूट होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। राजा को मन करेगा, वो है ना, मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया। ठीक है, तो वो वैसी बात होती है फ्रांस के राजा की। ठीक है, तो फ्रांस का राजा बोलता है कि मैं जो भी करूंगा मेरा वचन ही शासन है, मुझे कौन बोलेगा, मैं तो अकाउंटेबिलिटी रखता नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई आरटीआई भी नहीं होगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। हाँ, तो ये कंडीशन के अंदर इनफैक्ट फ्रांस 1770s के दौरान तक आते आते आर्थिक रूप से है ना कंगाल हो गया था। ठीक है, अब आर्थिक रूप से कंगाल हो गया तो फ्रांस के राजा ने एक फाइनेंस मिनिस्टर को अपॉइंट किया जिसका नाम था टुरगट। ठीक है, ये टुरगट को कहा जाता है कि भाई तू कुछ थोड़ा बहुत रिफॉर्म्स करके दे। ठीक है, तो इसने कहा कि वी कैन डू सम काइंड ऑफ आत्मनिर्भर फ्रांस। ठीक है, तो हम लोग है ना फ्रांस को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये सब कंडीशन के अंदर इसने सजेस्ट करना शुरू कर दिया कि हम लोग फ्रांस को किस तरह से रिफाइन करेंगे। तो उसने कहा कि हम लोग टैक्सेस नहीं बढ़ाएंगे, हम लोग बोरो भी नहीं करेंगे। अब टैक्सेस भी नहीं बढ़ाना और बोरो भी नहीं करना मतलब समझ में आता है इकोनॉमिक्स के अंदर। इफ यू डू नॉट वांट टू इंक्रीज द टैक्सेस तो आपका सोर्स ऑफ इनकम कहां से आएगा, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अगर आप पैसा बोरो भी नहीं कर रहे हो तो आपका सोर्स ऑफ इनकम कहां से आएगा, समझे कि नहीं समझे। ठीक है, तो ये कंडीशन के अंदर हमको समझ में मिल रहा है कि ये इकोनॉमिकली क्या रिफॉर्म्स करने की बात कर रहा था। इनफैक्ट ये कह रहा है कि राजा को अपने खर्चे कम कर देने चाहिए, द किंग शुड ब्रिंग डाउन द एक्सपेंडिचर्स, और आप जो हवाई जहाज खरीदने वाले हो या और कोई चीजें करने वाले हो वो नहीं करना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये कंडीशन में हमको देखने को मिल रहा है कि राजा को ये सलाह दे रहा है कि भाई तुम खर्चे कम कर दो। अब आप समझो कि आप फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किए गए हो पर आप कभी इंडिपेंडेंट रहे हो, यू आर नॉट अमॉन्ग फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। ठीक है, दिस इज नॉट लाइक अ प्राइम मिनिस्टर काइंड ऑफ सिस्टम जहां पे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सब लोग इक्वल है। ठीक है, यहाँ तो बहुत क्लियर कट है कि राजा ने आपको अपॉइंट किया है तो तुमको राजा की कहा मानना पड़ेगा। ऊपर से तुम बोल रहे हो कि राजा को अपना खर्चा कम कर देना चाहिए, ऊपर से तुमने ये कहा कि यू शुड इम्पोज टैक्सेस ऑन एवरी क्लास ऑफ सोसाइटी। एवरी क्लास के अंदर कौन आएगा, द जेंट्री एंड द क्लर्जी क्लास विल आल्सो बी इंक्लूडेड। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो ये सब कंडीशन में जब टर्गोट ने ये सब रिकमेंडेशंस दिए तो टर्गोट को हटा के नेकर नाम के एक इंसान को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। अब इन सबको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको खाली एक थीम पता होनी चाहिए कि फ्रांस के अंदर क्या चल रहा था। ठीक है, आर्थिक रूप से राजा पायमाल है और राजा ने नेकर को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। अब देखो नेकर आता है, और नेकर कौन था, तो नेकर एक ऐसा इंसान था जो जिनेवा के अंदर बैंकिंग के अंदर इन्वॉल्व था। जिनेवा आपने देखा होगा स्विट्जरलैंड का सबसे मेन कैपिटल, मैं कहूंगा फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में मिलेगा, और वहां पे एक से एक बड़ी बड़ी स्विस बैंक्स आई हुए हैं। ठीक है, तो क्रेडिट स्विस से लेके ज्यूरिक के अंदर आपको बड़ी बड़ी बैंक्स मिलेगी। तो ये बंदा फाइनेंशियल एक्सपर्ट था। अब देखो जब आप कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट को वहां पे अपॉइंट करते हो एज योर फाइनेंस मिनिस्टर, तो वो तो एथिकली चलेगा। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि सर आई विल स्टार्ट पब्लिशिंग द डॉक्यूमेंट्स टू द पब्लिक। मैं क्या करूंगा, मैं पब्लिक को है ना सब कुछ डॉक्यूमेंट बताऊंगा कि हमारा एनुअल इनकम कितना हो रहा है, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। ठीक है, अब नेकर एक ऐसा इंसान था जिसने राजा की कह के ले ली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। ठीक है, क्योंकि आज के पहले कभी भी राजा के एक्सपेंसेस पब्लिक को नहीं दिखाए जाते थे। ठीक है, इनफैक्ट नेकर की जब हम लोग बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट नेकर,
तो नेकर वाज द वन जिसने कहा कि आप जेंट्री और क्लर्जी क्लास को भी इनफैक्ट टैक्सेस के ऊपर इंक्लूड कर दिए जाइए, आप किसी को भी इनफैक्ट टैक्स की हॉलीडे मत दिया करिए। अब नेकर ने जब ये सब चीजें इनफैक्ट बोलने की कोशिश की, उसके दौरान हंगामा हो गया। अब देखो, दिस वाज अ पीरियड ऑफ 1776, ये वो समय है जब अमेरिका के अंदर क्रांति हो रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंड बिकॉज द पैरेलल रिवॉल्यूशन इन अमेरिका इज टेकिंग प्लेस एट दैट टाइम, वी कैन सी जनरल लैफायट को भेजा जाता है बाय द फ्रेंच किंग और कहा जाता है कि भाई तुम अमेरिकन की मदद करो और ब्रिटिश लोगों को वहां पे पिटाई कर दो। गेटिंग माय पॉइंट? तो एक साइड के ऊपर राजा आर्थिक रूप से कंगाल है, उसका फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है कि नो सर, आई विल पब्लिश द डॉक्यूमेंट टू द पब्लिक, लेट द पब्लिक नो कि हम क्या कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया है? और दूसरी साइड के ऊपर आप अमेरिका के अंदर युद्ध कर रहे हो। देखो, पैट्रियोटिज्म इज द लास्ट रिजल्ट ऑफ द स्कॉन्ड्रल्स। जितने भी बदमाश लोग इनफैक्ट फंस जाते हैं तो देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का नारा देते हैं, और ये इतिहास बताता है, ये प्रतीक नायक नहीं बता रहा है, ठीक है? सो व्हाट वी फाइंड कि ये बंदे ने क्या कर दिया, अमेरिका के अंदर सेना भेज दी, बिकॉज इकोनॉमिकली ही वाज क्वाइट वीक और इसकी पोल खोल होने वाली थी। अब नेकर को हटाने के बाद इनफैक्ट इन्होंने एक और इंसान को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जिसका नाम था कैलोन। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब देखिए, नेकर जैसा बंदा जब राजा को कह के बोल रहा है कि मैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स को रिलीज कर दूंगा, समझे कि नहीं समझे, ठीक है? तो ये कंडीशन के अंदर हमको क्या देखने को मिल रहा है कि आपके फ्रांस के राजा की पोल खोल हो रही थी, ठीक है? तो लुई 16 जो है उसकी पोल खोल होने की शुरुआत हो गई है, और वहां पे जो फ्रांस का राजा है उसके जो एडवाइजर्स से उनको भी समझ में आ रहा था कि भाई ये तो कुछ लोचा हो गया है, हमारे राजा की पिटाई होने वाली है, ठीक है? तो ये कंडीशन के अंदर इनफैक्ट नेकर उसको समझाता है कि देखो, द पब्लिक शुड नो कि व्हाट इज द रियल कंडीशन ऑफ फ्रांस, ठीक है? तो ये सब कंडीशन में नेकर की जो हालत हो गई थी साहब, तो नेकर को तो हटा दिया आपने। अब नेकर को टाइम बीइंग हटा दिया, आपने डाइवर्ट कर दिया, और कहां पे डाइवर्ट किया आपने? अमेरिका की तरफ लोगों को लेके गए हैं। राजा को लग रहा है कि चलो कोई बात नहीं, जान बची सो लाखों पाए, अभी हमारी पोल खोल होने की शक्यता कम है, ठीक है? बट कितनी देर तक आप इनफैक्ट ये चीजों को रोकोगे? तो उसकी जगह उसने एक और इंसान को अपॉइंट किया जिसका नाम था कैलोन। क्या नाम था? कैलोन, याद रखेगा। अब देखो, कैलोन को जब अपॉइंट किया जाता है, ये दौरान हालत खराब हो गई थी इनकी, और ऊपर से आप देखोगे तो है ना, कुदरत भी कह के लेने के चक्कर में थी, ठीक है? कुदरत कह के लेने के चक्कर में क्यों थी? क्योंकि ये वो टाइम था जब फ्रांस के अंदर ला नीनो आ जाता है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, सॉरी, एल नीनो आ जाता है। एल नीनो वाज द ईयर ऑफ फ्रांस एट दैट टाइम, एंड वी फाइंड कि देयर वाज अ ह्यूज ड्रॉट इन फ्रांस। मतलब अब आर्थिक रूप से भी है ना खराब हो चुके हो, ठीक है? फ्रांस वाज ऑन दी वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, और इस दौरान राजा के पास पैसा नहीं है, और राजा ने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को कहा कि भाई करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या, ठीक है? अब ये कंडीशन में कैलोन करके जो फाइनेंस मिनिस्टर है, कैलोन करके जो फाइनेंस मिनिस्टर है, इनफैक्ट उसने सजेस्ट किया कि सर हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन गो फॉर द स्पेशल काउंसिल। हम लोग एक परिषद बुलाते हैं हमारे जितने भी मेंबर्स की, और वहां पे डिस्कस कर सकते हैं टू इंक्रीज द टैक्सेस टू दोज पीपल हु आर इनटू द फर्स्ट एंड द सेकंड एस्टेट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसने क्या सजेस्ट किया? इसने भी वही पुरानी चीजें सजेस्ट की कि भाई जो जो क्लासेस ऑफ पीपल जिनके ऊपर टैक्सेस नहीं लगाए जाते हैं, उनके ऊपर टैक्सेस इंपोज करने पड़ेंगे। आज की तारीख में भी आप इनफैक्ट सोचिए कि भारत सरकार को पैसा चाहिए तो भारत किससे लेगा? द गवर्नमेंट विल टैक्स दोज पीपल हु आर एक्सक्लूडेड और दोज पीपल हु आर ऑलरेडी इंक्लूडेड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इफ यू वांट टू टैक्स अ क्लास ऑफ पीपल, तो आप किन के ऊपर टैक्सेस कराओगे? आप उन्हीं के ऊपर टैक्स लगाओगे जो एक्सक्लूडेड है। तो जिनके ऊपर टैक्सेस नहीं है उनको बोलोगे कि थोड़ा बहुत देने की कोशिश करो। यहाँ पे तो उल्टी चीजें कर दी है, यहाँ तो उल्टी चीजें कर दी है। यहाँ पे जब कैलोन ने बोलने की कोशिश की कि भाई वी शुड इंक्रीज द टैक्सेशन ऑन दोज पीपल हु आर ऑलरेडी आउट ऑफ अवर टैक्सेशन सर्कल एंड द टैक्सेशन एम्बिट, तो इन दिस कंडीशन आप समझने की कोशिश करोगे तो कैलोन ने जब ये प्रपोजल दिया, तो ये प्रपोजल के ऊपर हंगामा हो गया। अब देखो राजा की हालत क्या थी, समझो। राजा इनफैक्ट इस दौरान लुई 14 जैसा नहीं था। लुई 14 का मतलब है लुई 14 वाज एन एब्सोल्यूट किंग, लुई 16 वाज क्वाइट अ वीक किंग। वो बहुत ही कमजोर राजा था। क्यों कमजोर था? कि आप समझो कि उसके पास उतनी अथॉरिटी नहीं थी और ना ही वो डिसीजन ले पा रहा था। दूसरा क्या था कि फाइनेंशियली जब आदमी इनफैक्ट कमजोर होता है तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी टूट जाती है। आज की तारीख में आप इनफैक्ट यूपीएससी भी कर रहे होंगे और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो तो घर वाले कुछ बोलते हैं तो आप कुछ ज्यादा अपनी पिपूड़ी नहीं बजा सकते, ठीक है? बट मुझे कुछ बोलता है कोई सामने वाला बंदा तो मैं सामने सुना देता हूँ, बोला चल चल पहली फुर्सत में निकल यहाँ से, ठीक है? तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है ना साहब इंसान की, तो आदमी खुद से भी इनफैक्ट सोचता है कि मैं कुछ कर दूंगा, ठीक है साहब? तो ये कंडीशन के अंदर फ्रांस के अंदर राजा की भी ये हालत थी। राजा ने सोचा कि अब करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या।
कैलोन ने जब ये प्रपोजल दिया तो कैलोन के प्रपोजल को इनफैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट के लोग हैं वो सबके सब इकट्ठे हो गए। क्या कर दिया, उन्होंने कहा कि भाई कुछ भी हो जाए तुम हमारे ऊपर टैक्सेस नहीं लगा सकते। एंड बिकॉज द प्रेशर वाज क्रिएटेड बाय द फर्स्ट एंड द सेकंड एस्टेट, तो इन सब ने मिलकर इनफैक्ट कैलोन को भी हटा दिया। मतलब आप समझो कि 3 फाइनेंस मिनिस्टर आए, टर्गोट आया, फिर उसके बाद नेकर आया, उसके बाद कैलोन आया। इन तीनों को एक एक करके हटा दिया गया और इन तीनों ने अपने राइट ओपिनियन दिए थे। अब आप समझने की कोशिश करो कि ये सबके सब ओपिनियन दिए थे, उसके बावजूद भी उनको हटा दिया गया बिकॉज द किंग डिड नॉट लाइक द ओपिनियंस दैट वर ट्रू एंड दैट वर हार्श इन नेचर। राजा एब्सोल्यूट था, राजा को लगता था कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं थोड़ी इनका सुनूंगा, ठीक है। तो राजा को कभी कभी सुनना चाहिए सयाने बंदों का, ठीक है। इतिहास कहता है कि सुन लिया करो वरना पछताओगे, ठीक है। तो मुझे छोड़ के यूं जाओगे, बड़ा पछताओगे, ठीक है। तो ये कंडीशन के अंदर आप समझिए कि कैलोन भी इनको कह के गया कि तुम मुझे छोड़कर यूं जाओगे, तुम बड़ा पछताओगे, ठीक है। पर लुई 16 ने कहा कि बेटा तुम निकल, एक नए मिनिस्टर को लाया गया। अब देखो ये कंडीशन के अंदर हमको क्या देखने को मिल रहा है, एक नया मिनिस्टर आता है, नया मिनिस्टर के रूप में आप देखोगे तो वो उनका नाम था ब्राइन। अब ब्राइन को बिठाया जाता है, एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। ब्राइन भी कहता है कि नाउ वी शुड इम्पोज टैक्सेस ऑन दोस पीपल हु आर आउट ऑफ अवर टैक्सेशन एम्बिट। हम लोग को उनके ऊपर टैक्सेस लगाने पड़ेंगे जो लोग अभी तक टैक्सेस नहीं पे कर रहे। कौन लोग है साहब, फर्स्ट एंड द सेकेंड एस्टेट वाले लोग। समझे कि नहीं समझे, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अब राजा खुद काम नहीं कर रहा था, राजा के साथ एक जो परिषद हुआ करती थी, स्पेशल काउंसिल, उसने मना कर दिया कि सर नो, वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ थिंग्स एंड इफ यू वांट टू इंपोज एनी टैक्सेस, we need to go for parliament. What is parliament? Parliament was the biggest representative body at that time in France. But ये वो बॉडी थी जो पिछले 50 साल से मिली नहीं थी, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सब कंडीशन में हमको क्या देखने को मिल रहा है साहब, कि ब्राइन ने जब ये चीजें प्रपोज की तो उसके पीछे कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के अंदर मैटर ले जाने की कोशिश की जा रही है, गेटिंग माय पॉइंट। और पार्लियामेंट के अंदर डिसाइड किया जाएगा कि नए टैक्सेस इंपोज किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते। आप समझिए कि राजा की सत्ता नहीं थी कि वो नए टैक्सेस को इंपोज करे, उसको पार्लियामेंट के अंदर लेके जाना पड़ेगा, गेटिंग माय पॉइंट। अब ये कंडीशन के अंदर आप समझने की कोशिश करो कि फ्रांस के अंदर पार्लियामेंट का क्या रोल प्ले था। पार्लियामेंट नाम की जो बॉडी है, जो एक टाइम के ऊपर इनफैक्ट लुई 14 के हाथ में थी, हाथ में होने का मतलब समझ में आता है, तो वो डिसाइड करता था कि तब उसका सेशन होता था, वो डिसाइड होता था तो सेशन एडजर्न हो जाता था, वो डिसाइड करता था कि कौन सा एमपी को डिफेक्शन कराना है, कौन सा एमपी को नहीं कराना है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो ये कंडीशन के अंदर आप समझिए कि पार्लियामेंट उसके जेब के अंदर घुमा करती थी। लुई 15 नाम का जो किंग था, उसके तक आते आते उसने पार्लियामेंट को इनडायरेक्टली डिफंक्ट कर दिया। डिफंक्ट करने का मतलब क्या है कि वो काम करना बंद हो जाती है। 16 तक आते आते जब उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता है, व्हेन द प्रेशर इंक्रीज, तो ये पार्लियामेंट को फिर से कहीं ना कहीं आप समझिएगा तो उसको ना रिवाइव कराने की कोशिश कीजिएगी। उसको पार्लेमा कहा जाता है, इसके लिए मैंने ये फ्रेंच वर्ड है पार्लेमा, पर लिखते हैं पार्लियामेंट, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो है ना, तो ये थोड़ा बहुत फ्रेंच आप जान लो, चंपागिनी को शैंपेन कहते हैं ना, वैसी बात है बेटा, ठीक है, नए नए आए लगते हो, चलिए ठीक है। So what we see, the Parlement or the French court, which used to be the main representative body of France, जहां पे डिस्कशन होना था कि भाई अब टैक्सेस लगेंगे कि नहीं लगेंगे, ठीक है। तो ये जो टैक्सेस की बात हो रही है, तो टैक्सेस कौन इंपोज करेगा, कहां से इंपोज करेंगे, तो उसकी कंडीशन ही कुछ अलग हुआ करती थी साहब, उसकी कंडीशन ही कुछ अलग हुआ करती थी। अब जो बॉडी इनफैक्ट पिछले 50-100 साल में नहीं मिली है, उसको आप बुला रहे हो। अब आप समझो कि ये पार्लियामा के अंदर किन की मेजोरिटी थी। पार्लियामा के अंदर तीनों के तीनों एस्टेट बिला करते थे, पार्लियामा के अंदर तीनों के तीनों एस्टेट बैठा करते थे, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। और उसके अंतर्गत आप समझने की कोशिश करोगे तो एस्टेट जनरल की मीटिंग होनी बहुत ही लाजमी है। पार्लियामा ने कहा कि सर आपको अगर टैक्सेस इंपोज करने हैं तो वी नीड टू हैव द बॉडी ऑफ एस्टेट जनरल। अब व्हाट डू यू मीन बाय एस्टेट जनरल, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया फ्रांस के अंदर 3 एस्टेट हुआ करते थे, याद आया कि नहीं आया। ये तीनों की तीनों एस्टेट इनफैक्ट जब अपनी परमिशन देंगे तब जाके आप टैक्सेस इंपोज कर सकते हो, समझ में आया कि नहीं आया। तो ब्राइन का प्रपोजल धीरे 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 चल के कहां जा रहा है, द प्रपोजल विच वाज गिवन बाय ब्राइन was given to the पार्लियामा। पार्लियामा ने कहा कि सर एस्टेट जनरल में मीटिंग होनी चाहिए, गेटिंग माय पॉइंट। अब एस्टेट जनरल तक बात पहुंची। अब एस्टेट जनरल की कहानी क्या है आप समझने की कोशिश करो।
स्टेट जनरल की लास्ट मीटिंग वर्ष 1614 में हुई थी, 1614 में। मतलब ये वो टाइम था जब लुई 14 भी पावर के ऊपर नहीं आया था। समझ में आया कि नहीं आया? अब स्टेट जनरल की मीटिंग होती है, उसका मतलब ये होता है कि आपका राजा कमजोर हो जाएगा और पहला और दूसरा स्टेट जो है उसको डोमिनेट करेगा। क्यों ऐसा कहा है मैंने? वाई सो? बिकॉज स्टेट जनरल की अंदर जब हम लोग बात करते हैं तो इसकी जो मीटिंग होगी, ये मीटिंग कंबाइंड मीटिंग नहीं होगी। जैसे राज्यसभा लोकसभा के हमारे ज्वाइंट सेशन होते हैं, वैसे ज्वाइंट सेशन नहीं होंगे। ये लोग अलग से बैठेंगे, ये लोग अलग से बैठेंगे और ये लोग अलग से बैठेंगे। एंड ये तीनों अपने इंडिविजुअल प्रस्ताव पास करेंगे कि टैक्सेस लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अगर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट, क्या आपको लगता है कि वो टैक्सेस को इंपोज कराने के लिए हामी भरेगा? Do you think that the first and the second state will be ready to impose the taxes on themselves? तो they knew कि जैसे ही स्टेट जनरल के अंदर मीटिंग जाएगी, उसके बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि that the first and the second state will say no। और जब फाइनल मेजोरिटी काउंट होगी तो मेजोरिटी क्या उभर के आएगी? द मेजोरिटी विल बी इन द 2:1। 2:1 का मतलब क्या होगा कि दो हाउसेस ने मना किया है, टैक्सेस नहीं इंपोज होने चाहिए। थर्ड स्टेट गरीबों का स्टेट था जो चाहता था कि टैक्सेस इंपोज होने चाहिए। अब ये कंडीशन के अंदर आप समझो कि ये जो स्टेट जनरल की मीटिंग जो होनी थी, वो मीटिंग को लेके हंगामा हुआ। पूरे फ्रांस के अंदर चर्चा चली कि स्टेट जनरल की मीटिंग होने वाली है, हमको वापिस आना चाहिए, हमको डिस्कशन करना चाहिए। अब समझिए कि दिस वाज द पीरियड ऑफ अल नीनो इन फ्रांस। मैंने आपको बताया कि फ्रांस के अंदर उस टाइम पे अल नीनो की कंडीशन आ चुकी है। इकोनॉमिकली फ्रांस के अंदर बहुत बड़ा एग्रीकल्चर क्राइसिस उभर के आया है, खाना नहीं है, बहुत ही स्कैरसिटी उभर के आई है और बहुत ही प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं आपके। क्यों? क्योंकि खाने की जब डिमांड है और सप्लाई नहीं होता तो ऑब्वियस है इन्फ्लेशन होना ही है। बेरोजगारी अपनी पीक के ऊपर है और लोग है ना ब्रेड के लिए फाइट कर रहे थे, तो वो ब्रेड राइट्स कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो इतनी खराब कंडीशन थी राजा की, इस दौरान आप स्टेट जनरल की मीटिंग कर रहे हो। अब इसमें से जो राइटिंग हो रहा है उसमें कौन से स्टेट को सबसे ज्यादा लॉस होगा? क्या फर्स्ट स्टेट को लॉस होगा कि थर्ड स्टेट को लॉस होगा? थर्ड स्टेट के पास खाने का कुछ नहीं था, थर्ड स्टेट के पास पीने का कुछ नहीं था, थर्ड स्टेट के पास कहीं रहने का भी कुछ नहीं था। ठीक है, तो थर्ड स्टेट वाले सबसे नाराज थे। उनको लग रहा था कि भाई हमारे साथ अन्याय हो रहा है, वी आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड। अब देखिए क्या कहानी थी। आप समझिए कि फ्रांस के अंदर जो स्टेट जनरल की मीटिंग होने वाली थी, वो होने वाली थी इन द ईयर 1789। 1789 तक आते आते इसकी मीटिंग होने वाली थी। ये मीटिंग की खासियत ये थी कि ये स्टेट जनरल इंडिविजुअली मिलेंगे। फर्स्ट स्टेट में 300 रिप्रेजेंटेटिव थे, सेकंड स्टेट में 285 थे और थर्ड स्टेट में 620 रिप्रेजेंटेटिव थे। दिख रहे कि नहीं दिख रहे? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? वन वोट फॉर ईच स्टेट कंसीडर किया जाएगा। मतलब ये हाउस के अंदर जब मीटिंग होगी, ये हाउस के अंदर जब मीटिंग होगी तो ये लोग अंदर अंदर डिसाइड करेंगे कि यार टैक्सेस बढ़ाने चाहिए कि नहीं बढ़ाने चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो आप समझने की कोशिश करो कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट जो पहले से प्रिविलेज क्लास ऑफ सोसाइटी है, क्या वो एक्सेप्ट करेगा कि भारत या फ्रांस की सोसाइटी के ऊपर टैक्सेस बढ़ाने चाहिए? ये तो वही बात हो गई कि आप इनफैक्ट है ना इंडिया के सुपर रिच क्लास को जाके पूछो और उनको कहो कि भाई हम तुम्हारे ऊपर टैक्सेस इंपोज कर रहे हैं, कि आर यू रेडी टू पे अप द टैक्सेस? डेफिनेटली दे विल से नो, कि भाई देयर इज नो पॉइंट, आप नहीं कर सकते। समझे? तो थर्ड स्टेट वाले को ये चीज पता थी, थर्ड स्टेट वाले को ये चीज पता थी कि भाई हमारे लिए गेम होने की शक्यता है। और ये दोनों के दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट वाले जो लोग हैं, ये इकट्ठे हो जाएंगे और जब फाइनल कंक्लूजन निकलेगा तो 2:1 का निकलेगा। और उसके कारण ये जो नो टैक्सेशन वाला जो कंसेप्ट है वो इनफैक्ट लागू नहीं हो पाएगा और हमारा एक्सप्लॉयटेशन बढ़ने की शक्यता रहोगी। ठीक है, दिस वाज द पीरियड ऑफ 1789। मई महीना आ चुका है, मई महीने से लेके जून महीने तक आते आते थर्ड एस्टेट के लोग रास्ते में उतर गए। रास्ते में उतरने का मतलब यह है कि उन्होंने आंदोलन करना शुरू किया और उन्होंने सबसे पहले डिमांड की कि नाउ वी नीड टू हैव अ जॉइंट सिटिंग ऑफ ऑल द एस्टेट्स। वी नीड टू हैव जॉइंट सिटिंग ऑफ ऑल द एस्टेट्स। मतलब क्या है कि हम चाहते हैं कि 300 प्लस 285 प्लस 621 ये सब के सब इकट्ठे हो और इंडिविजुअल इंसान वोट करेगा, जस्ट लाइक द जॉइंट सिटिंग ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। और उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि टैक्सेस बढ़ने चाहिए कि नहीं बढ़ने चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो थर्ड स्टेट का एक लीडर था जिसका नाम था अबीसीएस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? ठीक है, तो थर्ड स्टेट का एक लीडर था जिसका नाम था अबीसीएस। अबीसीएस इनफैक्ट वहां पे आंदोलन करने की शुरुआत करता है और कहता है कि हम क्या चाहते। तो सामने वालों ने कहा जॉइंट सिटिंग।
फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट के लोगों ने कहा कि नो सर, एज पर द रूल्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ फ्रांस वी कैन नॉट हैव जॉइंट सिटिंग, वी कैन हैव इंडिविजुअल सिटिंग एंड द फाइनल वोट विल बी काउंटेड एस्टेट वाइज, नॉट बाय इंडिविजुअल वाइज। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये कंडीशन के अंदर जब राजा के ऊपर प्रेशर बढ़ गया, तो जहां पे थर्ड एस्टेट की मीटिंग होने वाली थी, वो थर्ड एस्टेट की मीटिंग हॉल के ऊपर राजा ने ताला लगवा दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राजा कितना मूर्ख था कि क्रांति को रोकने की कोशिश कर रहा था बाय पुटिंग अ लॉक ऑन टू द असेंबली हॉल। अबीसीएस करके इनका नेता है, वो उभर के आता है और कहता है कि हु आर वी? तो सामने वाली पब्लिक जवाब देती है, वी आर द थर्ड एस्टेट। व्हाट डू वी वांट? जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ रिफॉर्म्स एंड लिटिल बिट ऑफ पावर। What if the people and the king does not give the power? तो OBCS कहता है, if the people does not get the power and the king does not give the power, that means the third estate will be the only estate in France. In this conditions, OBCS decided that now we are the National Assembly of France. There will be no more first and the second estate, and we are the only estate in France. टेनिस कोर्ट के अंदर राजा का जो कोर्ट था, इनफैक्ट फ्रांस के अंदर आपने देखा होगा रोलैंड गैरो होती है, जो क्ले कोर्ट के ऊपर ये लोग टेनिस खेलते हैं, वही किले के अंदर आपको यहाँ पे इनफैक्ट टेनिस कोर्ट के ऊपर इनकी मीटिंग हुई थर्ड एस्टेट की, और थर्ड एस्टेट ने डिसाइड कर दिया कि अब हम लोग फ्रांस की राष्ट्रीय सभा है, हम लोग एकमात्र सभा है, हमारे सिवा आर्थ के बाद कोई भी एस्टेट नहीं है। दिस वॉज द डे ऑफ 16 जून 1789। राजा को पता चल गया कि भाई मेरी मौत आ गई है, अब कंडीशन बहुत खराब हो गई है, मैंने असेंबली हॉल को ताला लगा के क्रांति रोकने की कोशिश की, पर यह क्रांति मेरे घर के अंदर टेनिस कोर्ट के अंदर हो जाती है। ये कंडीशन में फ्रांस के अंदर आप समझने की कोशिश करोगे तो हालत बहुत बदतर हो गई, और राजा ने उसके बाद प्रेशराइज करने की कोशिश की। थर्ड एस्टेट अपना प्रेशर को आगे चलाता है। थर्ड एस्टेट ने कहा कि वी आर द नेशनल असेंबली, वी विल डू द रिफॉर्म्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये कंडीशन के अंदर थर्ड एस्टेट ने एक एक करके अपने रिफॉर्म्स करने शुरू किए, अलग अलग प्रकार के टैक्सेस को अबॉलिश किया। फ्रांस के अंदर जो प्रिविलेज सिस्टम, जो फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट को जो अधिकार मिले थे, वो सब खत्म कर दिए, इंक्लूडिंग सामंतवाद, जो फ्यूडल सिस्टम थी उसको भी खत्म कर दिया गया। इन दिस कंडीशन जो थर्ड एस्टेट अपने आप को जो नेशनल असेंबली के रूप में पहचानता है, वही थर्ड एस्टेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को कहता है कि अब हम लोग संवैधानिक सभा है, हम फ्रांस का एक नया संविधान लिखेंगे। ये कंडीशन में फ्रांस के अंदर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां फ्रांस के राजा की हालत खराब हो जाएगी। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को भी पता चल गया था कि अब हमने ज्यादा पिपुड़ी बजाने की कोशिश की कि ये लोग हमारी पिटाई कर देंगे। 9 जुलाई 1789 was the day when the first and the second estate realized कि अब हमारा टाइम खत्म हो चुका है। फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट ने तो समझ लिया, पर राजा नहीं समझ रहा था। राजा को लग रहा था कि मैं इनको कैसे भी करके डाइवर्ट कर दूंगा, और इसके कारण राजा ने इनके ऊपर प्रेशराइज क्रिएट करने की कोशिश की। फ्रांस के लोग और इससे नाराज हो जाते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी सी कि एक एक करके जो फाइनेंस मिनिस्टर को निकाला था, उसका प्रेशर धीरे धीरे उभर के आया और फ्रांस के लोगों के ऊपर। अब आप समझिए कि फ्रांस के अंदर पीछे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे। ये फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर मैंने आपको बताया कि ब्राइन करके जो फाइनेंस मिनिस्टर था, जो आखिरी फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में हमको मिल रहा था, याद आया कि नहीं है? अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, ये ब्राइन करके फाइनेंस मिनिस्टर था, उसको हटाया जाता है इन दिस कंडीशन। और ब्राइन को हटाने के बाद फिर से जैक नेकर को लाया गया। ये वही नेकर है जिसने थोड़े समय पहले राजा की धोती खोलने की बात की थी, याद आया कि नहीं है आपको? ये नेकर ने पब्लिक को फिर से कहा कि भाई कुछ भी हो जाए, तुम्हारा पैसा जो है वो तुमको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो जब नेकर को इनफैक्ट अपने फाइनेंशियल प्लान और फाइनेंशियल पब्लिकेशन करने की शुरुआत की, उसके कारण फ्रांस की पब्लिक भड़क जाती है। भड़कते 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 ऑन 14 जुलाई 1789 राजा का एक बहुत ही बड़ा किला हुआ करता था जिसका नाम था बेस्टाइल। दिस वाज अ प्लेस वेयर द पॉलिटिकल प्रिजनर्स वर कैप्ट। राजा ने जितने भी राजकीय कैदियों को पकड़ा था, वहां पे पकड़ के रखा था। और अबीसियस कहता है कि नाउ इट्स टू मच, वी नीड टू डू सम काइंड ऑफ एक्शन। नेकर को हटा दिया जाता है। पब्लिक पागल हो चुकी थी। बस्टाइल के ऊपर, किले के ऊपर अटैक किया जाता है। ये वो किला था जो फ्रांस की अथॉरिटी को पकड़ के रखा था। ये वो किला था जो फ्रांस के राजा का एक सिंबल था, और उसको ध्वस्त कर दिया जाता है। कहते हैं कि दिस वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ द फ्रेंच किंगडम, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 14 जुलाई वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल डे ऑफ फ्रांस। ये उनका इंडिपेंडेंस डे के रूप में भी सेलिब्रेट होता है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो नेशनल असेंबली थी, जो अपने आप को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में पहचानती है, उन्होंने ही ऑन 26 अगस्त 1789
फाइनली अपने आप को एक नया डॉक्यूमेंट पेश किया, और यहां से ही आपका जो पूरा का पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो सेकेंड फेज के ऊपर चला जाएगा। समझ में आया आपको? ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो फ्रांस की क्रांति है, ये फ्रांस की क्रांति की शुरुआत होती है इन द ईयर 1789। 14 July and 26 August is the two most important day, क्योंकि on 26 August 1789 the declaration of the rights of the man and the citizens were made. We see that ये वो राइट्स है जो फ्रांस की पब्लिक को फंडामेंटल राइट्स के दिए गए, और कहा गया कि नो वन शेल टेक अवे दिस राइट्स फ्रॉम यू, इवन द स्टेट इज नॉट ऑथोराइज्ड टू टेक अवे द राइट्स फ्रॉम यू। वहां पे आपको फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट मिलेंगे। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि एक ऐसी कंडीशन थी जहां पे धीरे 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 फंडामेंटल राइट्स को डोमिनेट किया जाता है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो राजा है उसके पावर को खत्म कर दिया जाएगा। समझे आप लोग? ठीक है। तो ये पहला फेज था जहां पे फ्रांस के लोगों ने क्रांति कर दी। अब क्रांति करने के बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये धीरे 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 अब संविधान लिखने की शुरुआत करेंगे, और यहां से सेकेंड फेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत होगी। ठीक है। तो पहला फेज आपको क्रांति का कारण समझ में आ गया और इवेंट समझ में आ गए। तो फ्रांस का राजा मूर्ख था। He was trying to stop the revolt by locking a tennis court, या और आई वुड से असेंबली हॉल। तो दैट वाज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ये कंडीशन नहीं थी कि वो रोक पाएगा। ये है ना, क्रांति जो होती है वो आप कभी भी नहीं रोक पाओगे। आपको लगता है मैं कितना भी पावरफुल इंसान हूं। सदाम हुसैन ने भी यही सोचा था, मोहम्मद गद्दाफी ने भी यही सोचा था। ठीक है। आप देखिए होस्नी मुबारक ने भी यही सोचा था। ये मॉडर्न डे डिक्टेटर्स की बात कर रहा हूं, पर आप इतिहास को देख के उठा के देखिएगा कि कैसी खराब हालत में उनका मृत्यु होता है। ठीक है। तो यही कंडीशन हमको यहाँ पे मिलेगी जब फ्रांस के अंदर क्रांति हुई इन द ईयर 1789। अब देखिए क्या होता है। फ्रांस के अंदर पहले नेशनल असेंबली बनती है। नेशनल असेंबली कौन बनाता है? तो मैंने आपको बताया था कि थर्ड एस्टेट करके जो बॉडी है वही अपने आप को नेशनल असेंबली प्रूव करेगी। उसके बाद यही नेशनल असेंबली से आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती है। यही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर हर एक लोगों को इंक्लूड किया गया, और धीरे 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 करके इन्होंने रिफॉर्म्स को इनिशिएट करना शुरू किया। ये रिफॉर्म्स के अंतर्गत आप देखोगे तो आपको 26 अगस्त 1789 का डिक्लेरेशन मिलेगा। यही डिक्लेरेशन आपके फंडामेंटल राइट्स के रूप में उभर के आए, जहां फ्रांस के नागरिक को कहा गया कि आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मिलेगा, आप सर्वोच्च हो, आप सार्वभौमिक हो, आपके अधिकार है, यू हैव द लिबर्टी, यू हैव द इक्वालिटी, यू हैव द फ्रेटर्निटी, in fact you have the right to information of the financial matters, and including all the officials, they are responsible to the people, the bureaucracy is responsible to the people। ये कंडीशन के अंदर हमको देखने को मिल रहा है कि ये जो तीन सिद्धांत जो फ्रांस की क्रांति से उभर के आए, उसी को ही हमने आज की तारीख में भारतीय संविधान के अंदर भी इंक्लूड किया है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बहुत ही लंबा टॉपिक है, आपको पॉलिटी के अंदर पढ़ाया जाएगा, बट सादी भाषा में आपको एक चीज समझा देता हूं कि कानून की प्रक्रिया और कानून की नियत प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। तो कानून शुड नॉट वायलेट एनी काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सादी भाषा में हम लोग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को उसी को ही समझेंगे। ठीक है। तो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट के रूप में हमको फ्रांस की क्रांति ने पूरी दुनिया को एक दिशा दी, और यहां से फ्रांस की क्रांति धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। ठीक है। वी फाइंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन विल बी कंटिन्यूड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और 1791 तक आते आते अब फ्रांस के अंदर अब चेंजेस होने की शुरुआत होगी। अब समझिए कि फ्रांस की क्रांति को जब हमने पढ़ना शुरू किया था, तो मैंने आपको बताया था कि फ्रांस की क्रांति मल्टीपल फेजेस में चलती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? फ्रांस की क्रांति मल्टीपल फेजेस में चलती है। तो सबसे पहला फेज जो हमने पढ़ा उसे हम लोग कहते हैं बुर्जुआ फेज। ये बुर्जुआ फेज वो फेज था जब मिडिल क्लास ने बंदूक के ऊपर, या जो जो अपना पीजन था उसके कंधे के बंदूक के ऊपर इनफैक्ट एक बंदूक फोड़ने की कोशिश की, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेन मीन्स नहीं नहीं, इसमें वुमेन को भी राइट्स है इनिशियली थोड़ी बहुत, बट लिमिटेड राइट्स है। जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वुमेन वर लिटरली इग्नोर्ड, फिर उसके बाद सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ये लोग रिफॉर्म करते हैं तो वुमेन को भी इंक्लूड किया, इंक्लूडिंग विडोज वर आल्सो इंक्लूडेड। ठीक है। सो व्हाट वी सी कि जब सेकंड फेज में जब चलते हैं हम लोग, जब सेकंड फेज में चलते हैं तो यहाँ से सेकंड फेज की शुरुआत होती है, और धीरे 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 फ्रांस की क्रांति के अंदर अब एडवांसमेंट होगा। अब देखिए हम लोग एक एक करके एक पूरा कंसेप्ट देखते हैं और क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं कि फर्दर डेवलपमेंट क्या होगा राइट फ्रॉम 1791-92। ठीक है। तो व्हाट वी सी इन द ईयर 1791-92, जब फ्रांस की नेशनल असेंबली बनती है, जब उन्होंने इनफैक्ट अपनी एक संवैधानिक सभा बनने की कोशिश की, तो ये दौरान तक आते आते उनकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर बहुत बड़े इश्यूज होने की शुरुआत हो गई। अब क्या होता है आप समझने की कोशिश करोगे। उसके अंदर दो प्रकार के लोग उभर के आए। व्हाट वी सी, उसके दो प्रकार के लोग उभर के आए। पहले वो लोग थे जो आउटसाइडर्स थे। आउटसाइडर्स का मतलब है जो थर्ड एस्टेट के लोग थे, जो डोमिनेट करते हुए आज की तारीख में नेशनल असेंबली में बैठ गए। गेटिंग माय पॉइंट। दूसरे वो भी लोग थे जो लोग क्रांति के पीछे इनफैक्ट कहीं ना कहीं पुश कर रहे थे, और उसके कारण आप समझने की कोशिश करोगे तो 1791 के अंदर जब फ्रांस के अंदर पहले रिफॉर्म्स हुए तो राजा को हटाया नहीं था,
था, द फ्रांस वाज कन्वर्टेड इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या होता है कि वहां पे राजा के पावर को लिमिट कर दिया गया था और राजा को कहा था कि वी स्टिल रिस्पेक्ट यू, बट आप हमारी बात मानिएगा, ठीक है। 1792 तक आते आते राजा को हटा दिया जाता है और उसके बाद फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाएगा, गेटिंग अ पॉइंट। और उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मोनार्की को हटा दिया गया। मोनार्की को जब हटाने की बात हो रही थी उस दौरान फ्रांस के ऊपर बहुत बड़ा आक्रमण होता है, क्योंकि दिस वाज द कंडीशन वेयर द फ्रेंच किंग वाज इन कांटेक्ट विद अदर किंग्स ऑफ यूरोप। और फ्रांस के राजा ने बाकी फ्रांस के जो यूरोप के किंग से उनको लेटर लिखा कि भाई तुम्हारा भाई अभी मरने जा रहा है, प्लीज हेल्प मी, क्योंकि आज आपने मुझे नहीं बचाया तो ये आग कल आपके वहां पे भी लग जाएगी। ये कोरोना वायरस जैसा है भाई साहब, ठीक है, तो ये कभी भी बॉर्डर क्रॉस करके कहां से आ जाएगा पता नहीं चलेगा, तो मेरी मदद कीजिए, ठीक है। तो ये वो पीरियड है 1791-92 का, जब फ्रांस के अंदर बहुत बड़े चेंजेस होने की शुरुआत होती है, ठीक है। अब एक एक करके इनको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और क्या क्या चीजें हुई फ्रांस के अंदर उसको समझते हैं। अब देखिए 1789 से 91 तक पीरियड तक आते आते फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब ये होता है कि वहां पे इनफैक्ट राजा का थोड़ा बहुत पावर दिया गया था, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट। बट वी सी कि राजा इनफैक्ट उस टाइम पे बहुत नालायकी करने की शुरुआत कर रहा था और राजा के हाथ में अल्टीमेटली सस्पेंसिव वीटो भी दिया गया था। सस्पेंसिव वीटो अगर आपको जानकारी होगी तो प्रेसिडेंट साहब के पास आज की तारीख में भी हमने दिया हुआ एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ ऐसी प्रकार की प्रोसेस इन्होंने देने की कोशिश की थी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1791 तक आते आते हमको ये देखने को मिला कि उनकी जो संवैधानिक सभा थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कन्वर्ट हो जाएगी, उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू कर दिया। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम क्या हो रहा था फ्रांस के अंदर, ये पहली बार है जब फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के अंदर लिखने की शुरुआत होगी। जैसे मैंने आपको अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया था कि जैसे वर्जीनिया प्लान और न्यू जर्सी प्लान के बीच में लड़ाई हो रही है, जेफरसन हैमिल्टन के बीच में लड़ाई हो रही है, वैसी पॉइंट यहाँ पे भी चल रही थी। अब प्रॉब्लम क्या था उस टाइम पे, वहां पे दो प्रकार की फोर्सेस थी जो फ्रांस की असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं। एक ऐसी फोर्सेस है जो चाहती है कि सेंट्रलाइज स्टेट बनना चाहिए। सेंट्रलाइज स्टेट का मतलब क्या है कि वहां पे पेरिस के अंदर बैठे हुए लोगों के पास पावर ज्यादा होना चाहिए। दूसरे ऐसे भी फोर्सेस है जो चाहते थे कि फेडरल पर्सपेक्टिव होना चाहिए। फेडरल पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है साहब, कि स्टेट्स के पास भी ज्यादा पावर होना चाहिए। अब देखो जब ये लुई और ये लोग पावर के ऊपर से राजा पुराने वाले, उन्होंने स्टेट्स की अथॉरिटी को खत्म कर दिया था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नाम की चीज नहीं थी। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनके बीच में कन्फ्लिक्ट वहां पे हुआ। दूसरा ये भी हो रहा था कि सेपरेशन ऑफ पावर में अकाउंटेबिलिटी कहां पे रखेंगे। और तीसरा सबसे बहुत बड़ा इशू चल रहा था वो था क्लर्जी को किसके कंट्रोल में लाना चाहिए, ठीक है। तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक ग्रुप ये चाहता था कि क्लर्जी जो उनका पादरी है, जो चर्च हुआ करता था, वो हमारे कंट्रोल में आ जाना चाहिए। आखिर में फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी, जिसे हम लोग नेशनल असेंबली कहते हैं, उन्होंने डिसाइड किया द क्लर्जी विल बी मेड अंडर द स्टेट कंट्रोल एंड द स्टेट विल बी कंट्रोलिंग देयर अथॉरिटी एंड नॉट फ्रॉम द चर्च दे विल बी कंट्रोल्ड। मतलब क्या है कि द रिलीजियस स्कॉलर्स विल बी अंडर द पेरोल ऑफ द स्टेट, the state will decide कि how you should be conducting your own religious practices। सादी भाषा में हम लोग कहेंगे कि इनडायरेक्टली जो स्टेट को रिलीजन के ऊपर अथॉरिटी दी जाती है, और इस तरह से फ्रेंच सेक्युलरिज्म का जन्म हुआ। जो चीज हम लोग आज की तारीख में भारत के अंदर कर रहे हैं, जो बहुत सारे रिलीजियस रिफॉर्म्स होते हैं, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड रिफॉर्म्स होते हैं, जैसे 3 तलाक को नाबूद करना या हिंदू कोड बिल को इम्प्रोवाइज करना, ये चीज वही का वही फ्रांस ने करने की कोशिश की थी वे बैक इन द ईयर 1791। गेटिंग अ पॉइंट और नॉट। अब प्रॉब्लम क्या था, नेशनल असेंबली के अंदर दो प्रकार के लोग थे, एक थे इनसाइडर्स, दूसरे थे आउटसाइडर्स। इनसाइडर्स वैसे लोग थे जो सालों से पार्लियामा के अंदर बैठे थे। पार्लियामा का मतलब क्या है कि जो स्टेट जनरल के सदस्य थे, जिनके पास ऑलरेडी पॉलिटिकल नॉलेज था। दूसरे आउटसाइडर्स थे जिन्होंने क्रांति की थी और क्रांति करने के कारण पॉपुलर हो चुके थे, और वो ल्यूटियन जोन से बिलोंग नहीं करते थे। सादी भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि वो है ना, वंश परंपरागत पालेमा के अंदर नहीं बैठे थे। वो नए नए उभर के आए थे और रातों रात इनफैक्ट थर्ड स्टेट से पॉपुलर होते हुए आज की तारीख में फ्रांस की लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंच गए थे, ठीक है। तो ये सब कंडीशन में फ्रांस की जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुत सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है। धीरे धीरे करके फ्रांस की लेजिस्लेटिव असेंबली चली और ये लेजिस्लेटिव असेंबली को धीरे धीरे आगे एक्सपांड किया गया बाय द ईयर 1792, और एक नई सरकार उभर के आई इसी के अंदर से, जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल कन्वेंशन। क्या कहते हैं, नेशनल कन्वेंशन, ठीक है। तो ये खाली फेजेस को समझिएगा, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड नो कि फ्रांस के अंदर क्या क्या चीजें उभर के आ रही है। गेटिंग अ पॉइंट और नॉट। 1792 तक आते आते फ्रांस के अंदर जो नेशनल असेंबली जो थी, उसके अंदर इनफैक्ट एक नया प्रपोजल आया और डिसाइड किया जाता है कि हम लोग एक नई सरकार बनाएंगे जिसका नाम है नेशनल कन्वेंशन। अब देखो ये एक नई सरकार उभर के आई, नेशनल असेंबली के अंदर से ही इनफैक्ट नेशनल कन्वेंशन उभर के आता है। अब देखिए उस टाइम पे दो प्रकार के लोग थे। मैंने आपको बताया कि पहले वो लोग थे
जो फेडरल प्रोविंसेस को या फेडरेशन को चाहते थे, दूसरे वो लोग थे जो सेंट्रलाइजेशन के ऊपर चाहते थे। अब उस टाइम पे जब हम लोग फ्रांस की पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है, उसमें सेंट्रलाइज स्टेट की स्थापना की गई। सेंट्रलाइज स्टेट का मतलब क्या होता है कि वहां पे फेडरलिज्म को लागू नहीं कराया जाता है, और उसके कारण काफी लोग उससे नाराज भी हो चुके थे। ठीक है, अब क्या होता है कि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, जो नेशनल असेंबली के रूप में थी, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और जो नेशनल असेंबली के रूप में थी, उसको नाबूद करके, उसको अबॉलिश करने के बाद वी फाइंड एक नई सरकार बन के आती है जिसका नाम है नेशनल कन्वेंशन। ये नेशनल कन्वेंशन के अंदर लोग कौन थे? तो ये वो लोग थे जो चाहते थे कि फ्रांस के अंदर से जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या होता है साहब, कि वहां पे जो संवैधानिक रूप से आपने राजाशाही है उसको भी अबॉलिश कर देना चाहिए और राजा को इनफैक्ट भगा देना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इन दिस कंडीशन नेशनल कन्वेंशन ने पावर टेक ओवर किया। ये नेशनल कन्वेंशन के कुछ मेंबर्स को जैकोबिन कहा गया है। अब जैकोबिन कौन थे? तो ये एक वो क्लब था जो मूलभूत रूप से क्रांति के पीछे जिम्मेदार था। ये वो क्लब था जो चाहता था कि फ्रांस के अंदर क्रांति सफल रहे। ये वो क्लब था जिसने फ्रांस की क्रांति को पूरी दिशा दिखाने की कोशिश की थी। इनफैक्ट टीपू सुल्तान एट दैट टाइम वाज इन इंडिया एंड ही वाज मेंबर ऑफ द जैकोबिन क्लब बिकॉज ही वाज आल्सो इनडायरेक्टली सपोर्टिंग द जैकोबिन्स टू कम टू पावर। बिकॉज जैकोबिन्स वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं सेपरेशन और पावर भी रहे और राजा के हाथ में एक अच्छे ज्यादा भी सत्ता नहीं होनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इन दिस कंडीशन एक नेशनल कन्वेंशन की सरकार बनती है। ये नेशनल कन्वेंशन की जब सरकार बनी तो इन्होंने फ्रांस के अंदर से राजाशाही को हटा दिया। राजाशाही को हटा दिया और फ्रांस को पहली बार रिपब्लिक बोला गया। दिस इज नोन एज द फर्स्ट रिपब्लिक। फ्रांस है ना, 1789 से लेके 1871 तक करीबन 5 से 6 बार रिपब्लिक बनता है। समझ में आ रहा है? हम तो एक ही बार बने हैं ऑन 26 जनवरी 1950, बट फ्रांस के इतिहास आप पढ़ोगे तो किताब के अंदर मिलेगा फर्स्ट रिपब्लिक, सेकंड रिपब्लिक, थर्ड रिपब्लिक। आप थक जाओगे वो कितनी बार रिपब्लिक बनेगा, क्योंकि एक बार रिपब्लिक बनेगा फिर कोई राजा आएगा बोलेगा कि चलो भाई कल से रिपब्लिक खत्म, हम फिर से राजाशाही की तरफ लेके गए। ठीक है, तो रिपब्लिकनिज्म इन फ्रांस वाज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। राइट टू वोट देने की कोशिश की गई पर वुमेन को राइट नहीं दिया गया। अब आप समझने की कोशिश करो कि फ्रांस के राजा को हटाया गया, ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम द अथॉरिटी। उसको नाराजगी हो जाती है। लुई 16 डिसाइड करता है कि मैं अपने दोस्तों की मदद लूंगा। मिल बैठे दो यार, और उसने है ना आजू बाजू के जो किंग्स थे उसको मैसेज किया कि यार यहाँ पे क्रांति हो रही है, मुझे बचाओ, प्लीज हेल्प मी आउट। और बाकी सारे किंग्स ने उसको अटैक करने के लिए फ्रांस के ऊपर एक पूरा का पूरा साजिश करना शुरू कर दी। इन दिस कंडीशन द जैकोबिन्स केम टू नो कि हमारा राजा गेम बजा रहा है हमारी, और राजा को फिर खचक कर दिया गया है। और इसी दौरान आप समझोगे तो राजा का पूरा द एंड ला दिया जाता है। आप समझने की कोशिश करो कि एक ठगबंधन बनाने की कोशिश की गई थी, जहां पे एक साइड के ऊपर राजा ने बहुत सारे किंग्स को इनवाइट किया। ये किंग्स हुआ करते थे शेप्स नाम के ग्रुप ऑफ कंट्री से। शेप्स का मतलब क्या होगा? स्पेन, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, प्रशा, इंग्लैंड, सार्डेनिया, सार्डेनिया इज इन इटली, प्रशा मतलब आज का जर्मनी का एक स्टेट हुआ करता था। और फ्रांस के राजा ने इन सबको बुलाया कि भाई प्लीज हेल्प मी आउट। ठीक है, तो फ्रांस की पब्लिक को पता चलता है कि भाई तुमने इनफैक्ट बाहर वाले लोगों को क्यों बुलाया, हमारी घर की बात घर के अंदर ही खत्म हो जाती। और इन दिस कंडीशन उनको गिलोटाइन कर दिया जाता है। गिलोटाइन आपको पता होगा कि ये लोग है ना पीछे तलवार लगाते थे और फिर यहां से आपका बॉडी से आपका सर टूट जाता था। ठीक है, तो थोड़ी देर तक दर्द होता है, उसके बाद तो फिर दर्द भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ये जो है ना आपका जो फेस होगा वो अलग हो जाएगा, लोअर बॉडी आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन के अंदर फ्रांस की पब्लिक ने प्रूव करके दिखाया कि हमारे ऊपर अगर आप आक्रमण भी करोगे तो हम आपकी पिटाई कर देंगे। और इस बार राजा की आर्मी फाइट नहीं कर रही थी, इस बार फ्रांस की पब्लिक की आर्मी फाइट कर रही थी। और इसी के कारण जब फ्रांस के ऊपर मल्टीलैटरल कोalition के द्वारा अटैक किया जाता है, जो 5-6 कंट्रीज के राजा अपनी आर्मी भेजते हैं, उसके बावजूद भी फ्रांस के पब्लिक ने इनफैक्ट कहीं ना कहीं ये बड़े कोalition को डिफीट किया, अपने राजा को मौत के घाट उतारा और उसके बाद जैकोबिन्स के हाथ में सत्ता दे दी। आप समझिए, इसको कहते हैं नेशनलिज्म। फ्रांस की क्रांति का सबसे पहला आउटकम हमको यहां से देखने को मिल रहा है कि जब पब्लिक डिसाइड करती है कि हम हमारी बॉर्डर्स की सुरक्षा करेंगे, तब बड़े बड़े साम्राज्य भी उसके सामने झुक जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया आपको? ठीक है, तो ये कंडीशन के अंदर फ्रांस के अंदर जो इमीडिएट अथॉरिटी पावर के ऊपर आई, जिसे हम लोग कहते हैं जैकोबिन्स, ये जैकोबिन्स ने अपने शासन व्यवस्था करने की शुरुआत की। अब आप समझिए 1792 ऑनवर्ड से फ्रांस के अंदर चेंजेस होने की शुरुआत होगी। अब चेंजेस कैसे होंगे आप समझो कि एक नई सरकार उभर के आई जिसका नाम है नेशनल कन्वेंशन। ये नेशनल कन्वेंशन के अंदर दो ग्रुप्स उभर के आए, इसमें भी फिर से दो ग्रुप्स है। जैसे पुरानी सरकार थी उसमें इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर की कंट्रोवर्सी हुई, यहाँ पे आपको मॉन्टेन गार्ड्स और जियोर्डनिस्ट करके दो ग्रुप्स मिलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट?
Montagnards का मानना था कि पेरिस शुड बी द मेन पावर सेंटर, whereas Girondists were the opinion that the provinces should be more powerful. मतलब सारी भाषा में देखोगे तो सेंटर स्टेट रिलेशंस के अंदर ये लोग पेरिस को ज्यादा पावरफुल मानते थे, जिरोंडिस्ट कहते थे कि नो, द स्टेट शुड हैव मोर पावर, ठीक है। इनफैक्ट द Montagnards were supported बाय द सैन कोलुट्स। सैन कोलुट्स मतलब ये थे जो मिडिल क्लास लोग थे, जो वर्कर लोग थे, जो बुर्जुआ को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। इनफैक्ट आपके जिरोंडिस्ट जो लोग थे जिनका मानना था कि पेरिस वाले हमारे ऊपर टेक ओवर कर देंगे और इसके कारण फेडरल गवर्नमेंट की शुरुआत होनी चाहिए। इन दिस कंडीशन वी फाइंड कि नेशनल कन्वेंशन के अंदर इनके बीच में कॉन्फ्रंटेशन हो रहा है। फ्रांस के लोग अपना नया संविधान लिख रहे हैं और इसी नेशनल कन्वेंशन के अंदर जब कंटिन्यूसली अटैक हो रहे थे, मैंने आपको बताया कि फ्रांस के ऊपर 5-6 कंट्रीज के कोalition ने बहुत बड़ा अटैक किया था। ये अटैक के दौरान फाइनली डिसाइड किया जाता है कि एक कमिटी बनाई जाए विच विल टेक अप द डिफेंस मेजर्स। डिफेंस मेजर्स का मतलब क्या है कि ये फ्रांस की बॉर्डर की सुरक्षा करेगी और एक कमिटी बनाई जाती है जिसका नाम है कमिटी ऑन पब्लिक सेफ्टी। एक ऐसी कमिटी बनाई जाती है जो पब्लिक सेफ्टी की कमिटी है। मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेयर करके इनके एक लीडर थे और इनको आदेश दिया गया कि तुम बचाओ फ्रांस को जो भी फॉरेन इन्वेजन हो रहा है उससे, इंक्लूडिंग जो भी इंटरनल हमारे यहाँ पे जो मीर जाफर का काम करे उनकी भी पिटाई करिएगा। रॉबिस्पियर ने ये 12 मेंबर्स की कमेटी की अध्यक्षता की और उसके बाद एक एक करके सबको ढूंढ ढूंढ के पीटना शुरू किया। तो जो इनसाइड एनिमी था उसकी भी पिटाई की, जो आउटसाइड एनिमी था उसकी भी पिटाई की। 17,000 से ज्यादा लोगों को गिलंटाइन कर दिया गया, 3 लाख से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया। एंड दिस वाज अ स्टार्टिंग पीरियड वेयर नेपोलियन वाज कमिंग इनटू प्रोमिनेंस। ये वो टाइम था जब नेपोलियन प्रोमिनेंस के ऊपर आ रहा है। अभी नेपोलियन इनफैक्ट आर्मी के अंदर बढ़ रहा है, अभी नेपोलियन को पढ़ते हैं थोड़ी देर में। बट ये कंडीशन में हमको देखने को मिल रहा है कि फ्रांस के अंदर एक ऐसी समय की शुरुआत होती है जिसे जो है हम लोग कहते हैं द रीन ऑफ टेरर। रीन ऑफ टेरर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो टाइम था जहां पे इनफैक्ट बहुत कत्लेआम हुआ, बहुत ही ब्लडशेड होता है और इन दिस कंडीशन आखिर में रॉबिस्पियर के ऊपर भी आरोप लगा और उसको भी गिलोटिन कर दिया जाता है, ठीक है। 1795 तक आते आते वी फाइंड कि फ्रांस के अंदर जो जैकोबिन्स थे और जैकोबिन्स के बाद आपके जो रॉबिस्पियर करके जो लीडर थे उसको भी गिलोटाइन किया गया। फ्रांस के अंदर बहुत बड़ी अराजकता और ये अराजकता का लाभ उठा के 5 लोगों ने सरकार बनाने की शुरुआत की। देयर वर 5 डायरेक्टर्स हु केम टू पावर और इस तरह से फ्रांस के अंदर एक नई शासन व्यवस्था उभर के आई जिसे हम लोग कहते हैं डायरेक्टरी रूल। डायरेक्टरी रूल का मतलब क्या है कि 5 लोग थे जिनके हाथ में सत्ता आ जाती है और इन्होंने इनफैक्ट एक नया संविधान लिखने की शुरुआत की। तो अभी तक हमने पढ़ा कि क्रांति हुई, आप समझने की कोशिश करो। 1789 में रिवॉल्यूशन हुआ, रिवॉल्यूशन होने के बाद आपका नेशनल असेंबली बना। ये नेशनल असेंबली ने ही एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और इसी में से नई सरकार बनी, नेशनल कन्वेंशन। ये नेशनल कन्वेंशन से जैकोबिन्स पावर के ऊपर आए। ये जैकोबिन्स को खत्म करने के बाद वी फाइंड द डायरेक्टरी कमिंग टू पावर। समझ में आया आपको? मान्यवर आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले कौन आया, दूसरा कौन आया, तीसरा कौन आया। अब डायरेक्टरी पावर के ऊपर आती है। 1795 का पीरियड था, सॉरी माय बैड, दिस वाज द पीरियड ऑफ 1795, ठीक है। ये वो टाइम था जब फ्रांस के अंदर बहुत बड़ा एक, मैं कहूंगा कि एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, बहुत बड़ा एक वैक्यूम चल रहा है। ये वो पीरियड है जहां पे फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन तो नया लिखा गया और नए हिसाब से नए डायमेंशंस भी क्रिएट कराए गए। इन दिस कंडीशंस इन्होंने एक नई शासन व्यवस्था शुरू की जिसे हम लोग कहते हैं डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी की खासियत क्या थी? 5 अधिकारी थे जिनको एग्जीक्यूटिव बनाया गया। एग्जीक्यूटिव का मतलब है दे वर द मेन कारोबारी जो डिसाइड करते थे फ्रांस का भविष्य कैसा होगा। और इनके नीचे आप समझने की कोशिश करोगे तो 2 हाउसेस बनाए गए। एक का नाम था अपर हाउस, दूसरे का नाम था लोअर हाउस, मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा ऑफ फ्रांस एट दैट टाइम। अब ये हाउस के अंदर 2 प्रकार के लोगों को बिठाया गया था। गेटिंग माय पॉइंट? देयर वर सर्टेन पीपल हु वर सपोर्टर्स ऑफ द मोनार्की, उसको हम लोग कहते हैं रॉयलिस्ट। रॉयलिस्ट वर द वंस हु वर सपोर्टिंग द मोनार्की ऑफ फ्रांस। दूसरे हुआ करते थे रिवॉल्यूशनरीज। ये वो लोग थे जो जैकोबिन्स के रूप में बैठे थे और सालों से इनफैक्ट कहीं ना कहीं आप देखोगे तो फ्रांस के अंदर क्रांति का वो है ना पिपुड़ी और बजाने की कोशिश कर रहे थे। अब आप समझो कि डायरेक्टरी को काम किसके साथ करना था? डायरेक्टरी को काम करना था लेजिस्लेचर के साथ मिलके। समझे कि नहीं समझे? अब 5 लोग अपना पिपुड़ी अलग से बजा रहे हैं। यहाँ लेजिस्लेचर के अंदर टोटल मेंबर्स कितने हैं? 250 प्लस 500 का मतलब है 750 के आसपास। समझे कि नहीं समझे? तो वी फाइंड कि देयर वाज अ कन्फ्रंटेशन बिटवीन डायरेक्टरी एंड द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब है 2 हाउसेस जहां पे फ्रांस के अंदर लिमिटेड वोटिंग फ्रेंचाइज देने की शुरुआत की थी और इस दौरान फ्रांस के ऊपर कंटिन्यूअसली फॉरेन इन्वेजन चालू रहे। वी फाइंड कंटिन्यूअसली फॉरेन इन्वेजन्स और उस दौरान नेपोलियन इनफैक्ट पिक्चर में आता है। दिस वाज द पीरियड ऑफ 1795 और पेरिस के अंदर एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट हो गया। देयर वाज अ रिवॉल्ट इन पेरिस बाय द रॉयलिस्ट। रॉयलिस्ट का मतलब क्या है कि जो राजा के सपोर्टर्स थे उन्होंने विद्रोह किया था और नेपोलियन एट दैट टाइम हु वाज द आर्मी ऑफिशियल एट द टाइम
उसको कहा जाता है कि भाई तुम इसको सप्रेस करो। नेपोलियन ने उनको सप्रेस किया, उसके कारण नेपोलियन को दबदबा, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। अब नेपोलियन की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो डायरेक्टर्स को पसंद आएगा? डू यू थिंक दैट द डायरेक्टर्स विल लाइक दैट? तो नेपोलियन को कहा कि बेटा एक काम करो, तुम इटली चले जाओ, ठीक है। तो इटली का भाई इटली भेजा गया है नेपोलियन को, और नेपोलियन को 2-3 साल तक पिक्चर से बाहर निकाल दिया गया। उनका मानना यह था कि नेपोलियन पेरिस के अंदर रहेगा तो हमारी भी है ना नैया डुबा देगा, और उसके कारण नेपोलियन को बाहर भेजा गया फॉर 3-4 इयर्स। बट आप इनफैक्ट इतने करप्शन में डूबे हो, आप इनफैक्ट इतनी खराब कंडीशन के अंदर डूबे हो कि बात मत करो। 1799 तक आते आते 1799 तक आते आते फ्रांस के अंदर इतनी अराजकता हो जाती है, क्योंकि एक टाइम की एक साइड के ऊपर आपको मोनार्किस्ट मिलेंगे जो रॉयलिस्ट थे, दूसरी साइड के ऊपर आपको जैकोबिन्स मिलेंगे जो चाहते थे कि पावर उनके हाथ में रहे। डायरेक्टरी का तो कुछ पिपुड़ी बचता ही नहीं था। कंटिन्यूअसली फ्रांस के ऊपर अटैक हो रहे हैं, और उस दौरान नेपोलियन को पता चलता है कि भाई कुछ लोचा हो गया मेरे कंट्री के अंदर। नेपोलियन 1799 के आसपास का टाइम था जब वो इजिप्ट के अंदर बैठा था, एंड देन ही केम टू नो कि माय फ्रांस इज बर्निंग, आई नीड टू गो बैक। एंड दिस इज हाउ वी फाइंड इन द ईयर 1799 Napoleon will come back to France. He will be establishing his own new government called as the consulate. क्या कहते हैं? कॉन्सुलेट। उसने भी एक नई सरकार बनाई जहां पे फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस एंड द थर्ड हाउस, इन तीनों को कॉन्सुल्स के रूप में गिना गया। ये तीन हाउसेस को कॉन्सुल्स के रूप में गिना गया, और नेपोलियन ने कहा कि आई एम द लीडर ऑफ द फर्स्ट काउंसिल, मैं पहले हाउस का लीडर हूं, एंड नाउ आई विल बी रनिंग द फ्रांस। फ्रांस की पब्लिक इतनी तंग आ चुकी थी राइट फ्रॉम 1789 टू 1799। ये 10 साल तक फ्रांस ने इतनी एनार्की झेली, इतनी एनार्की झेली। तो जब नेपोलियन ने कहा कि मैं तुम्हें अच्छे दिन दूंगा, you give me power, I will give you the authority and the glory of the France that used to exist in the previous days. फ्रांस की पब्लिक ने कहा कि ओ पालन हारे निर्गुण हम हारे, हाँ तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। So this is how we find Napoleon will be finally establishing his own power in France। और उसके बाद फ्रांस की इनफैक्ट एक नई ही दिशा और दशा की शुरुआत होगी, तो उसको थोड़ी देर के बाद आपको समझाता हूँ। इस तरह से नेपोलियन का पावर के ऊपर आना, और नेपोलियन ने जो अपना पूरा का पूरा साम्राज्य बनाया, इसी की शुरुआत 1799 ऑनवर्ड से शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन में हमको ये देखने को मिल रहा है कि जहां जहां अराजकता होगी, जहां जहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, वहां पे पब्लिक को एक स्ट्रॉन्ग लीडर की कल्पना होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? ठीक है। 2014 से पहले भारत के अंदर इतनी सारी कोalition वाली सरकारें आ गई, तो भारत की पब्लिक को लग रहा था कि एक बंदा हमको स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दे सकता है, तो उसको पहली बार 282 नंबर दिया, और दूसरी बार आप देखोगे तो 303 नंबर दे दिया। समझ में आया कि नहीं है आपको? ठीक है। तो ये कंडीशन हमको मिलती है पूरे दुनिया के इतिहास के अंदर। वी फाइंड द सेम काइंड ऑफ कंडीशंस इन ऑल ऑफ द वर्ल्ड। हाँ ठीक है। तो ये आज की बात नहीं है साहब। जहां जहां पॉलिटिकल क्राइसिस होते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, वहां वहां आप जिंगोइज्म के रूप में या कहीं पे भी इनफैक्ट पावर के ऊपर आ सकते हो। और नेपोलियन ने भी यही किया कि उसने फ्रांस के लोगों को कहा कि मैं आपके लिए कुछ नया करके दूंगा। 1799 से लेके 1815 तक आते आते नेपोलियन का टाइम फ्रेम आता है। इसको समझाता हूं कि नेपोलियन क्या करेगा, और धीरे धीरे करके फ्रांस का पूरा इतिहास बदल जाएगा। दिस इज हाउ वी फाइंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन विल बी एंटरिंग इनटू द फाइनल फेज दैट इज नोन एज द एज ऑफ नेपोलियन। समझे आप लोग? ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया कि क्या हो गया है। क्रोनोलॉजिकली आपको पिक्चर क्लियर हुआ कि हाउ थिंग्स ट्रांसफॉर्म। अब इसके अंदर की बातें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि एनार्की कहां पे हुई थी, रॉयलिस्ट क्या कर रहे थे, रिवॉल्यूशनरीज क्या कर रहे थे, ठीक है। तो उसके लिए थॉमसन पढ़ना पड़ेगा आपको, यूरोप सिंस नेपोलियन करके किताब है, बट आई विल नॉट सजेस्ट यू, क्योंकि बहुत ही लंबी किताब है, उसके अंदर आप पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे, ठीक है। इवन हिस्ट्री ऑप्शनल वाले बच्चे को मैं सजेस्ट करता हूँ, बट बाकी किसी को सजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो भी नेपोलियन के लिए ही आपको जरूरत होती है। क्रोनोलॉजी इसी ही चलती है, ये राइट क्रोनोलॉजी है, इसको मैंने बहुत रिसर्च करके बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा टाइम फ्रेम आपको पिक्चर क्लियर होता है, एक के बाद एक क्या चेंजेस हुए और नेपोलियन कैसे पावर के ऊपर आया, ठीक है। नेपोलियन का बैकग्राउंड मैं बना रहा था, अभी कुछ नहीं कर रहा था, मुझे नेपोलियन को पिक्चर में लाना था, इसके लिए इतनी सारी कथा लानी पड़ी। वरना तो क्या था कि मैं बोल देता कि क्रांति हुई, 10 साल के बाद नेपोलियन पावर के ऊपर आ गया। पर नेपोलियन वाज अ चाइल्ड ऑफ द रेवोल्यूशन, उसको कहते हैं नेपोलियन इज नोन एज द चाइल्ड ऑफ रेवोल्यूशन। अब जब हम लोग कहते हैं नेपोलियन इज नोन एज द चाइल्ड ऑफ रेवोल्यूशन, तो रेवोल्यूशन क्यों हुआ और रेवोल्यूशन के अंदर नेपोलियन कैसे पैदा हुआ, वो तो समझाना पड़ेगा ना। तो ये समझाने के लिए मुझे ये सब चीजें लानी पड़ी कि क्या क्या चेंजेस हुए, नेपोलियन कैसे ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो यहां से दो प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, दो प्रकार के क्वेश्चन आएंगे।
पहला आपको पूछेगा इंपैक्ट ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। पहला क्या पूछेगा? इंपैक्ट ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये 2019 के अंदर पूछ दिया है। 2019 के मेंस के अंदर ऑलरेडी दे हैव आस्क्ड यू कि व्हाट हैज बीन द इंपैक्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द अमेरिकन रिवॉल्यूशन ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, तो उसके ऊपर डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम लोग नेपोलियन के ऊपर चले जाएंगे। विल बी गोइंग टू द नेपोलियन एज वेल। ओके, तो अब एक एक करके उसके ऊपर चलते हैं। इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया? ठीक है। आउटसाइडर वांटेड द फेडरल एंड द इनसाइडर वांटेड द सेंट्रल। नो माय फ्रेंड, देखो इसमें आउटसाइडर इनसाइडर में भी अलग अलग ओपिनियन है सबके। ठीक है, अब अंदर की बात आप देखोगे इसके अंदर से, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का जो पर्सपेक्टिव था वो अलग था। इनसाइडर लोग वो लोग थे जो मूलभूत रूप से ऐसा चाहते थे कि सेंट्रलाइज पावर सेंट्रल में। क्यों? क्योंकि वो पहले से जानकारी रखते थे कि शासन व्यवस्था कैसे चलती है। ठीक है, आउटसाइडर थोड़ा बहुत फेडरल पर्सपेक्टिव की तरफ जाएंगे, बट उनके भी अपने अपने ओपिनियन हमको मिल जाएंगे। ठीक है, खैर, तो ये एक आपका पर्सपेक्टिव हुआ जहां फ्रांस के अंदर जितनी इंस्टेबिलिटी होगी उतना ही आक्रमण होगा। ये आक्रमण में नेपोलियन एक लीडर के रूप में उभर के आया और फ्रांस की क्रांति को एक नया डायमेंशन देगा। ठीक है, तो अब 1799 ऑनवर्ड से जो पीरियड आता है वो नेपोलियन का पीरियड आएगा। बट मैं चाहता हूं कि हम लोग पहले आउटकम ऑफ द रिवॉल्यूशंस देख ले और उसके बाद हम लोग इनफैक्ट नेपोलियन के ऊपर जाएंगे। ठीक है, यूरोपियन इन्वेजन कंटिन्यू। यस, यूरोपियन इन्वेजन कंटिन्यूड। यूरोप का इन्वेजन शुरू होता है राइट फ्रॉम द ईयर 1792 टिल द ईयर 1815। समझ में आया कि नहीं आया? टोटल 6 टाइम्स द यूरोपियन इन्वेजन विल टेक प्लेस। इसे हम लोग कहते हैं कोलेशन। कोलेशन क्यों? क्योंकि एक ठगबंधन किया जाता है। ये ठगबंधन किया जाता है बाय ऑल द किंग्स ऑफ यूरोप, बिकॉज दे डू नॉट वांट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टू गेट सक्सेस। क्योंकि अगर फ्रांस की क्रांति सक्सेसफुल हो गई तो उनके वहां पे भी आग लग जाएगी। समझे आप लोग? ठीक है, तो ये आग लगने की बात है भाई साहब। ठीक है, तो वो तो जलन तो होगी साहब, है ना? तो फ्रांस की जब क्रांति हुई तो फ्रांस के लोगों ने यूरोप के बाकी सारे लोगों को कहा कि भाई तुम भी क्यों चुप बैठे हो? समझ में आया कि नहीं आया? तुम भी क्यों चुप बैठे हो? ठीक है, तुमको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन के अंदर बाकी सारे जो जितने भी यूरोपियंस थे उनको फ्रांस के लोगों ने यही बताया, भाई तुम्हारी जल रही है क्या साहब? ठीक है, हमारे यहाँ पे क्रांति होती है। तो ये कंडीशन में बहुत ही लाजमी था कि बाकी सारे किंग्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इकट्ठे हो गए सब लोग, है ना? चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि कैसे डेवलपमेंट हुआ और फ्रांस की क्रांति का आउटकम क्या रहा है। ठीक है, नहीं क्रोनोलॉजी याद नहीं रखनी है, नेपोलियन से याद रखो। देखो वर्ल्ड हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी का एक आपको खाली आइडिया पता होना चाहिए कि पहले ये हुआ बाद में ये हुआ। मॉडर्न हिस्ट्री में तो क्या है कि पीटी में क्रोनोलॉजी आ जाती है। वर्ल्ड हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी याद नहीं रखनी है, आपको कंसेप्ट याद रखना है। पर कंसेप्ट को सप्लीमेंट करने के लिए फैक्ट तो पीछे होनी चाहिए ना दिमाग में। देखो कंसेप्ट ही एक्सप्लेन करना है, बट व्हेन यू वांट टू एक्सप्लेन योर कंसेप्ट यू नीड टू सब्सटेंशिएट योर कंसेप्ट विद द फैक्ट्स। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो वर्ल्ड हिस्ट्री पीटी में आती नहीं है, इसके लिए मगजमारी होती नहीं है। मॉडर्न में तो क्या छोटी छोटी डेट्स याद रखनी पड़ेगी, वर्ल्ड में उतनी जरूरत नहीं होगी साहब, है ना? हिस्ट्री इज अ वेरी एनालिटिकल सब्जेक्ट। ये तो बदनाम करके रखा है लोगों ने कि भाई इतिहास फैक्चुअल सब्जेक्ट है, उसमें फैक्ट ही, क्योंकि है ना टीचर का प्रॉब्लम है साहब। मैं स्कूल में था, मुझे हिस्ट्री सबसे बदतर सब्जेक्ट लगता था। मैं गलत नहीं कहता हूँ साहब, क्योंकि मेरे को जो पढ़ाने वाले टीचर थे उन्होंने खाली डेट्स ही याद रखाई है। फिर यूपीएससी में पहले, उसके पहले जब खुद से पढ़ा ना हिस्ट्री, तो तब मुझे पता चला कि इतिहास ये है साहब। ठीक है, तब तो दिमाग ठिकाने हुआ, कैवल्य ज्ञान हुआ कि इतिहास तो कोई तारीख नहीं थी, इतिहास में तो ये सब पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, वो कैवल्य ज्ञान बाद में आता है। चलिए ठीक है, तो वो होता रहेगा। चलो ठीक है, तो टीचर का बहुत बड़ा एक रोल होता है। आप देखिए कि टीचर का रोल, जिसको अच्छा टीचर मिल जाता है वो बच्चा आगे प्रोग्रेस भी करता है लाइफ के अंदर। ठीक है, हम लोग को टीचर थोड़े मैं क्या थोड़ा वो है, दूसरे स्कूल्स में पढ़ा हुआ हूँ, तो उसमें भी ये थोड़ा प्रॉब्लम था। ठीक है, हम लोग है ना सेंट बोरिस में पढ़ा करते थे। सेंट बोरिस का नाम सुना है कि नहीं सुना आपने? ठीक है, सेंट बोरिस नहीं सुना आपने? हाँ, बोरा लेके कहीं पे भी बैठ जाओ साहब। ठीक है, सरकारी स्कूल होती है सेंट बोरिस। चलिए ठीक है, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। हाँ, जूट का बैग आता है, उसको बैठा बैठा करते थे। चलो ठीक है, और पिटाई होती थी साहब। चलिए आगे चलते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बहुत अलग अलग स्कूल्स में पढ़ा हूँ, कभी बाद में बताएंगे। चलिए कहाँ थे हम लोग? वहां बात कर रहे थे हम लोग फ्रांस की क्रांति की। आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और मैंने आपको बताया कि फ्रांस की क्रांति का आउटकम क्या रहा है। हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे और उसके बाद नेपोलियन के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो आज जितना होगा आउटकम को करेंगे, कल फिर से नेपोलियन के ऊपर जाएंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे इनफैक्ट डेवलपमेंट होता है। अब देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि फ्रांस की क्रांति का मूलभूत कारण क्या थे। तो हमने कारण को डिस्कस किया, इवेंट्स को डिस्कस कर लिया। अब समझते हैं कि फ्रांस की क्रांति की इंपैक्ट क्या पड़ती है। अब देखो, जब जब फ्रांस की क्रांति का आउटकम जो है
ये आउटकम 3-4 जगह के ऊपर पड़ेगा। एक तो फ्रांस के लोगों के ऊपर पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे? दूसरा कहां पे पड़ेगा? यूरोप के ऊपर पड़ेगा। और तीसरा कहां पे पड़ेगा? वर्ल्ड के ऊपर पड़ेगा। समझ में आया? 3 इसकी स्पेशल डायमेंशन है। स्पेशल डायमेंशन का मतलब है कि जगह के हिसाब से कहां-कहां इंपैक्ट हो रही है। और डायमेंशन कौन से सेक्टर्स के ऊपर पड़ती है? तो सोसाइटी के ऊपर पड़ता है, समझ में आया? इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है, पॉलिटिक्स के ऊपर पड़ता है और रिलीजन के ऊपर पड़ता है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो 4 इसके मैं कहूंगा कंसेप्चुअल डायमेंशन है और 3 आपके स्पेशल डायमेंशन है। इसके अंदर आप इसका टाइम भी इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि फ्रांस की क्रांति आज की तारीख में भी मैं लेजेंडरी प्रोसेस के रूप में गिनता हूं और उसका रेलेवेंट आज की तारीख में भी हमको मिलता रहेगा। ठीक है, तो वी स्टिल फाइंड द रिवॉल्यूशन इज स्टिल हैविंग द इम्पैक्ट जो फ्रांस ने अभी पूरी दुनिया को दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग, एक एक करके आएंगे जब कैसे डेवलपमेंट होता है। अब देखिए 3-4 प्रकार का इसका इम्पैक्ट देखते हैं। सबसे पहले फ्रांस की क्रांति फ्रांस के ऊपर क्या असर करती है और उनकी सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी को कैसे बदलेगी। ठीक है, उसके बाद इंग्लैंड के ऊपर क्या असर करेगी, क्योंकि इंग्लैंड की अभी है ना खाट खड़ी होने वाली थी। और तीसरा वर्ल्ड के ऊपर क्या इंपैक्ट करती है, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। अब देखिए सबसे पहले आप समझो कि फ्रांस की क्रांति ने जो अमेरिका की क्रांति ने नहीं किया ना, वो चीज फ्रांस की क्रांति ने कर दिया। याद रखेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्ल्ड के हिस्ट्री के 3 डायमेंशंस हैं। एक तो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दूसरा है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और तीसरे है आपके वॉर्स, वर्ल्ड वॉर्स। समझ में आया कि नहीं आया? ये 3 डायमेंशंस है, क्योंकि अमेरिका की क्रांति जो है ना, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, वो इसके सब पार्ट के अंदर आ जाती है, उसको इंडिपेंडेंटली नहीं गिनते हम लोग। ठीक है, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री को पूरा देखा जाए 3 डायमेंशन से ही आप समझ सकते हो। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने बहुत सारी चीजें बदली है, वही फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने की और वही वॉर्स ने किया है। ठीक है, और आज की बात में मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री लिखूंगा तो मैं कोरोना को भी अभी इंक्लूड कर दूंगा पैंडेमिक के रूप में, कि भाई इसने भी पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री को बदल दिया है। ठीक है, सो व्हाट वी सी, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ही इंपीरियलिज्म हुआ। बेटा पोगो देख रहे थे क्या इस टाइम पे? हाँ भाई कांग्रेस नाम है और बीजेपी का सिंबल लगा के रखा, वो कीबोर्ड वॉरियर। ठीक है, इंपीरियलिज्म इज एन आउटकम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, कहां पे थे? मेरे क्लास के अंदर नहीं थे उस दिन। चलिए ठीक है, तो खाली खोटा चुगली नहीं करने का, वरना फंस जाओगे। ऐसे लपेटे में आओगे तो दूसरी बार क्लास में आने से थथराओगे। ठीक है, चलिए, सो व्हाट वी सी इन दिस केस की इंडस्ट्रियलाइजेशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड दी वॉर्स, इन तीनों के जो आउटकम है इससे पूरी दुनिया की दिशा और दशा को बदल दी। ठीक है, अब व्हाट इज द केस, आपने ऐसा नाम क्यों रखा है साहब? कांग्रेस का नाम रखा है, बीजेपी का सिंबल रखा है। ठीक है, एंटी डिफेक्शन वाले हो क्या साहब? एमएलए हो गया गुजरात से कहीं पे? अभी यहाँ गुजरात में राज्यसभा की चुनाव चल रही है, कुछ आपने देखा होगा, न्यूज में भी आ रहा था। चलिए ठीक है, बाद में बताना। ठीक है, पर्सनली बता दीजिएगा, शर्म आती हो तो। चलिए, कहाँ थे अपन? ठीक है, आदमी आइडेंटिटी को लेके क्यों इतना घबरा जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। हाँ, what is the problem with the identity? You don't want to reveal your identity, ऐसा है? ठीक है, डार्क वेब वाले हो साहब। हाँ, चलो कहाँ थे अपन? सो वो व्हाट आई वाज डिस्कसिंग अबाउट। अब देखो फ्रांस की क्रांति ने क्या किया, याद रखिएगा, सबसे पहले मोनार्की को खत्म किया। और मोनार्की के कारण इनफैक्ट आप समझो कि रिपब्लिकन गवर्नमेंट की शुरुआत होती है। ये रिपब्लिकन गवर्नमेंट काफी स्ट्रॉन्ग के रूप में उभर के आई और इसकी इंपैक्ट है ना पूरी यूरोप के अंदर झेलनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जहां जहां आपको मोनार्की मिलती है वो उन सब के ऊपर अब फटका पड़ेगा। अमेरिकन रिवॉल्यूशन ने जितना इंपैक्ट नहीं किया उतनी फ्रांस की क्रांति ने किया। क्यों हुआ आप समझो, क्योंकि अमेरिका में जब क्रांति हो गई ना, तो वो राज राज ही रह गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों ऐसा हो गया, समझे कि नहीं समझे? अमेरिका की क्रांति जो है वो यूरोप तक फैल ही नहीं पाई। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर देखोगे तो अमेरिका बहुत आइसोलेशन में है। तो इंग्लैंड को मार पड़ा था वो बहुत ही कम लोग को पता था। वेरी फ्यू पीपल वर अवेयर कि वहां पे लॉर्ड कॉर्नवालिस कोरे पेपर के ऊपर सही करके आया है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इंग्लैंड ने अमेरिका के साथ ट्रीटी कर दी, ट्रीटी ऑफ पेरिस, के भाई तुम्हारा राज राज रहेगा, हमारा राज राज रहेगा। ठीक है, पर यूरोप के अंदर जब फ्रांस जलता है तो पूरे यूरोप को जलाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रांस इज द एपिसेंटर। तो आजू बाजू में जितने भी रीजन है उसमें ज्योग्राफिकल, मैं कहूंगा कंटेजियस स्प्रेड होता है। ठीक है, तो ये है ना पैंडेमिक के जैसा है। तो यूरोप जब जलता है और फ्रांस विल बी द एपिसेंटर, उसके कारण इजीली वो स्प्रेड हो पाया। ठीक है, तो मोनार्की खत्म हो गई। एक जगह पे मोनार्की खत्म होती है, सब जगह पे खत्म होगी। और फ्रांस ने पूरी दुनिया को दिया लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। आप समझो कि ये तीनों के तीनों सिद्धांत आज की तारीख में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने एनेक्ट किए हैं। इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स के रूप में फ्रांस के लोगों ने कहा कि भाई हम हर एक इंसान को मूलभूत अधिकार देते हैं। आप समझिए, अमेरिकन तो भूल चुके थे, मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनके अमेंडमेंट नंबर 1 to 10 जो है वो फंडामेंटल राइट्स है, बिल ऑफ राइट्स है। वेरे फ्रेंच पीपल ने सबसे पहले से इंक्लूड किया। और जो सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है वो सेक्युलरिज्म के कंसेप्ट को लागू किया। पहली बार हमको देखने को मिल रहा है कि चर्च की अथॉरिटी को निग्लेक्ट किया गया था, राजा के हाथ में जो डिवाइन पावर थे उसको भी हटा दिया गया था। ठीक है, और मूलभूत अधिकार इंसान के रूप में दिए गए, इंक्लूडिंग इक्वालिटी की शुरुआत होती है और जो प्रिविलेज बेस्ड सोसाइटी थी वो खत्म कर दी। आप समझिए कि एक बहुत ही फंडामेंटल डिफरेंस हमको अमेरिका की क्रांति के साथ मिलेगा। अमेरिका में प्रिविलेज बेस्ड सोशल सिस्टम खत्म नहीं हुई थी आफ्टर द रिवॉल्यूशन। क्यों ऐसा हुआ था?
आप समझो कि इवन आफ्टर द अमेरिकन रिवॉल्यूशन द सोशल इनइक्वालिटी स्टिल एग्जिस्टेड इन द फॉर्म ऑफ द ब्लैक एंड द व्हाइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सोशल इनइक्वालिटी स्टिल एग्जिस्टेड इन द फॉर्म ऑफ द ब्लैक एंड द व्हाइट, समझे कि नहीं समझे? वेरस अमेरिका के अंदर जब ये हुआ, उसके सामने आप फ्रांस के अंदर देखोगे तो सोशल इक्वालिटी की बात की जाती है। और क्यों बात की जाती है? क्योंकि सोसाइटी होमोजीनियस है। बिकॉज द सोसाइटी इज होमोजीनियस, दे कैन प्रैक्टिस द कंसेप्ट ऑफ सोशल इक्वालिटी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना? तो यहाँ पे ब्लैक व्हाइट का कंसेप्ट चालू रहा, 1860 तक आते आते सिविल वॉर हो गया, 2020 में अभी भी चल रहा है, ठीक है? और हो सकता है तो 2050 में भी हमको ये मिलेगा। क्यों? क्योंकि है ना, सड़क पे झाड़ू मारने से कभी स्वच्छता नहीं आएगी, दिमाग के ऊपर झाड़ू मारना पड़ता है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो स्वच्छता आपको लानी हो तो आप कितना भी चकचकाट रास्ता बना दो। मैं वेस्टर्न कंट्रीज में जब ट्रैवल भी करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये लोग के रास्ते बहुत साफ होते हैं, पर दिमाग में गोबर भरा रहता है, ठीक है? तो गोबर जब दिमाग में रहेगा तो आप इनफैक्ट इनडायरेक्टली अभी भी वही मान्यता के तहत जी रहे हो जो मिडिल एजेस में हुआ करती थी साहब, ठीक है? तो ये चीज इंडिया के ऊपर भी लागू होती है कि आपने कानून के रूप में तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 17 लेके आए, पर प्रैक्टिस के अंदर अनटचेबिलिटी जब तक सोसाइटी उसको अबॉलिश नहीं करेगी तब तक कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो कानून अपने हिसाब से काम करेगा, समाज अपने हिसाब से काम करता है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जब हम लोग कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ लॉ वर्सेस एथिक्स। हाँ, आप समझिए कि सामाजिक नैतिकता कुछ और बात करती है, कानून कुछ और बात करेगा, और ये पूरी दुनिया के साथ हो रहा है। ये भारत के साथ होने की बड़ी बात नहीं है साहब, ठीक है? पूरे वर्ल्ड के साथ यही प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है? फ्रांस के लोगों ने कहा कि भाई ये लॉ भी है और एथिकली भी इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है? तो ये लॉ और एथिक्स के कंसेप्ट में फ्रांस वाले सबसे पहले थे जो उन्होंने पुश कर दिया और धक्का मार के पुश कराया कि करना ही है, वी आर सपोज टू डू दिस। तो सोशल इक्वालिटी पहले लेके आए कंपेयर टू द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। तो आपको है ना, अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, पर मेरे जैसा कोई है ना फालतू टीचर निकल गया ना, तो कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ द आउटकम पूछेगा। समझ में आ रहा है आपको? डू द कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ द आउटकम ऑफ द फ्रेंच एंड द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। तो फिर है ना, लोगों की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि रट्टा मार के गए होंगे, समझे तो होंगे नहीं कि भाई क्रांति क्यों हुई थी और क्रांति का आउटकम का कंपेरेटिव एनालिसिस कैसे करोगे, ठीक है? तो ऑलवेज डू द कंपेरेटिव एनालिसिस। जब आप पढ़ रहे हो तो गो फॉर द रीडिंग बिटवीन द लाइंस। बाकी स्लाइड्स में ये सब कुछ दिया हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप क्रिटिकल थॉट डेवलप करिए। जब तक क्रिटिकल थॉट नहीं डेवलप करोगे दोस्त, तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है? तो ये कंटिन्यूसली हमको सब जगह मिल रहा है, ठीक है? फ्रांस के लोगों ने इनफैक्ट इक्वालिटी की बात की, इनके अंदर सोशल इक्वालिटी आ गई, पर पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात नहीं करते। समझ में आया कि नहीं आया? पॉलिटिकल इक्वालिटी में राइट टू वोट इन्होंने भी नहीं दिया था, अमेरिकन ने भी नहीं दिया था। हमने अभी पढ़ा कि द राइट टू वोट वाज नॉट गिवन टू द वुमेन इन द इनिशियल फेज, द अमेरिकन डिड द सेम थिंग, बट द फ्रेंच पीपल वर क्वाइट एडवांस देन द अमेरिकन। उन्होंने थोड़े जल्दी दे दिए थे इन द सेकंड एंड द थर्ड फेज। मतलब ये जैकोबिन और नेपोलियन जब पावर के ऊपर आया, तो नेपोलियन तक आते आते उसने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने शुरू कर दिए थे। बट अमेरिका के अंदर तो 1920s 1940s में शायद वुमेन राइट्स देने की शुरुआत हुई, और ब्लैक राइट्स 1965 के अंदर होते हैं, ठीक है? तो ये कंडीशन में आप समझो कि काफी बड़ा फंडामेंटल हमको डिफरेंस मिलेगा। तीसरा पॉइंट आपको अब फ्रांस के अंदर मिलेगा, वो है फ्यूडलिज्म, जो सामंतवाद था उसको खत्म करना। आपकी जो फीफडम थी, सर्फडम सिस्टम थी, जो जो शोषण हो रहा था जमींदारों के द्वारा गरीबों का, उसको खत्म किया जाता है और फोर्स लेबर को अबॉलिश किया गया। इंक्लूडिंग आप समझो कि पीजेंट्स की कंडीशन को इंप्रूव करने की बात भी की गई है। अमेरिका के अंदर ये भी नहीं हुआ। अगर आपको याद होगा कि अमेरिका के अंदर स्लेवरी सिस्टम कंटिन्यू रहती है, मिडिल क्लास वहां पे भी स्ट्रेंथन हुआ, फ्रांस के अंदर भी स्ट्रेंथन हुआ। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? फ्रांस के अंदर जो पीजेंट्स था उनके लिए लग रहा था हमारे अच्छे दिन आ गए, समझे कि नहीं समझे? उनको लग रहा था कि अच्छे दिन आ गए। फिर पता चला कि छोटी गंगा कह के नाले में कुदा दिया गया, एक और क्रांति के नाम के ऊपर हमारा शोषण कर दिया गया, ठीक है? तो उनको है ना, वो देख कबूतर वाला खेल चलता है, वो देख कबूतर। समझ में आता है कि नहीं आता है? जब जब दुनिया में क्रांति हुई है या जब जब फंडामेंटल चेंजेस आए हैं, उसमें लोअर क्लास का कभी भला नहीं हुआ है, वो चाहे 2000 जो भी साल हो, या आप 1789 की बात कर रहे हो, ठीक है? सो व्हाट आई मीन टू से इज द लोअर क्लास ऑलवेज रिमेंस द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो उनकी कंडीशन ऐसी रहती है साहब कि ठीक है, चलिए, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। ओके, तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि कॉमन मैन की हालत साहब है ना, सरकारें आके चली जाएगी, क्रांति हो जाएगी, बट इनफैक्ट वो कहीं ना कहीं उसका जो हालत है वो फंडामेंटल चेंज नहीं आता है। इनको भी लग रहा था कि हमारा भला होगा, नहीं हुआ। जैकोबिन्स आए, नहीं हुआ। डायरेक्टरी आई, नहीं हुआ। आखिर में सोचा नेपोलियन करेगा, नेपोलियन ने खुद को राजा बोल दिया, ठीक है? तो मूलभूत कहने की बात मेरी ये है कि भाई राजा इनफैक्ट जब प्रजा के बीच में होता है कुछ अलग बात करता है, पर काम तो अपना ही करेगा। खैर, सो व्हाट वी फाइंड इन दिस केस कि हमको जो फ्यूडलिज्म की बात करें, सर्फडम की बात करें, तो कंडीशन ऑफ पीजेंट्स थोड़ी इंप्रूव होती है।
उनके लिए लग रहा था कि हमारे जो खराब दिन है वो खत्म हो जाएंगे, कुछ नई चीजें उभर के आएगी, बट वो बहुत ही टाइम लगेगा। ठीक है, एक चीज बहुत ही बड़ी फंडामेंटली हुई, वो है आपकी रिलीजियस फ्रीडम। खास करके सेक्युलरिज्म को इम्पोज किया गया, और जो चर्च नाम की बॉडी बहुत ही करप्ट बॉडी हुआ करती थी उसको खत्म कर दिया गया, और उसी के तहत चर्च को स्टेट के अंडर में ला दिया गया। ये बहुत ही फंडामेंटल चेंज हमको मिलता है, जहां पे चर्च की अथॉरिटी को फाइनली फिनिश कर दिया जाता है, और जो स्टेट विद इन अ स्टेट का कंसेप्ट चलता था, स्टेट विद इन अ स्टेट का मतलब क्या होता है साहब, कि जो रिलीजियस बॉडी पूरा का पूरा अपनी राज्य व्यवस्था चलाती थी उसको तोड़ दिया जाता है आफ्टर द रिवॉल्यूशन ऑन द फ्रांस। ठीक है, प्रीस्ट को कहा जाता है कि तुमको अभी राष्ट्र के प्रति वफादार रहना है, तुम पोप के प्रति वफादार नहीं रहोगे, और इसके कारण फ्रांस के लोगों की लड़ाई अब किसके साथ होने की शुरुआत होगी? The people of France will be having the conflict with the Pope. Why? Because initially the Pope, who used to sit in the Vatican region of the Europe, used to control all the priestly class. But आपके नीचे वाले जो थे बिशप एंड द प्रीस्ट, इनको कहा गया कि अब आज के बाद तुमको राष्ट्र के प्रति वफादार रहना है, ना कि पोप के प्रति वफादार रहना है। ठीक है, तो उसके कारण अब कंफ्लिक्ट होगी, और उसके कारण नेपोलियन जब पावर के ऊपर आएगा तो ये पोप को भी कहेगा कि साहब आपको जिंदा रहना है तो कोरा पेज के ऊपर साइन करो, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग नेपोलियन की बात करेंगे, तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे चर्च की अथॉरिटी को भी टेक ओवर करने की बात की गई है, जो फ्रांस ने दिखाया है कि रिलीजन एज अ बॉडी अगर वो आपके कंट्रोल में ना रहे तो उसको भी आपको टेक ओवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लंबी टॉपिक है, बट एटलीस्ट व्हेन वी सी कि ये पर्सपेक्टिव के अंदर भी हमको एक नया डायमेंशन मिलता रहेगा। उसके साथ साथ फ्रांस के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए, जुडिशियल चेंजेस आने की शुरुआत हो गई, फ्रांस के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन होने की शुरुआत हो गई, और पूरे फ्रांस के अंदर 83 डिपार्टमेंट्स बनाए गए। अब देखो डिपार्टमेंट्स का मतलब क्या था कि ये उस टाइम पे प्रोविंसेस के रूप में हम लोग कह सकते हैं, और उसके नीचे कैंट्स हुआ करते जो डिस्ट्रिक्ट थे, और उसके नीचे छोटी छोटी सोसाइटी थी जिसे हम लोग कहते हैं कम्यून सिस्टम। ठीक है, जैसे पेरिस कम्यून वाज वन ऑफ द मेजर आई वुड से फोर्स दैट वाज रिस्पांसिबल बिहाइंड आई वुड से द रिवॉल्ट, जो जेकोबिन्स भी उसको ज्यादा पॉपुलर करेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन में कम्युनिस्ट का मतलब है कम्युनिटी सिस्टम, सादी भाषा में हम लोग क्या कहेंगे, छोटे छोटे सोसाइटीज जो कम्युनिटीज के रूप में आपको है ना शासन व्यवस्था चलाएंगे इन द लोअर साइड। ठीक है, तो ये कंडीशन में हम जब फ्रांस की बात करेंगे तो फ्रांस के अंदर हमको जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी मिलते हैं, जो एक फंडामेंटल सिस्टम को क्रिएट किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क के रूप में। क्यों? क्योंकि पहले का जो राजा था उसको ये सब करने का टाइम नहीं था। द ओरिजिनल किंग द लुई 16 ही डिड नॉट हैव द टाइम बिकॉज़ ही वाज बिजी इन सम अदर एक्टिविटीज। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि लुई 16 का क्या गेम चल रहा था, वो तो कहीं और ही घूम रहा था। ठीक है, इंक्लूडिंग बहुत ही बड़ा फंडामेंटल चेंज ये भी हुआ कि जब कानून लिखा गया तो रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश किया जाता है। नेपोलियन जैसा किंग जब पावर के ऊपर आएगा तो वो अपना कानून लिखेगा, जैसे हम लोग कहते हैं द नेपोलियनिक कोड। क्या कहते हैं? द नेपोलियनिक कोड। नेपोलियन वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट किंग्स ऑफ फ्रांस जिसने अपने लॉस को कोडिफाई करना शुरू कर दिया। जो चीज इंडिया के अंदर लॉर्ड कॉर्नवालिस करता है इन द ईयर 1793, जब कॉर्नवालिस अपना कोड लेके आएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में, वही चीज नेपोलियन 1802-1803 के आसपास एस्टेब्लिश करेगा, जिसे हम लोग कहते हैं नेपोलियनिक कोड, जहां पे उसने कोडिफिकेशन किया, जुडिशियल सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया, और धीरे 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 इनफैक्ट कानून व्यवस्था की तरफ लेके गया। तो रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करना, अकाउंटेबिलिटी को एस्टेब्लिश करना, वहां पे एक एक यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम को क्रिएट करना, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स को बनाना, ये सब चीज भी हमको फ्रांस के द्वारा ही मिलती है। क्यों? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी जब सिविल सर्वेंट्स की आएगी तो धीरे धीरे अगर कोई अपना कानून व्यवस्था तोड़ रहा है तो उसको पनिश करने की भी व्यवस्था की जाएगी। वी ऑल्सो फाइंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट वो फ्रांस के ऊपर होगा, और फ्रांस का राजा जो टैक्स कलेक्शन के अंदर नहीं मानता था, वो फ्रांस की पब्लिक ने डिसाइड किया कि वी नीड टू हैव अ टैक्स कलेक्शन मेथोडोलॉजी, वी नीड टू हैव अ स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम, हमारी एक आय की स्रोत होनी चाहिए, और उसके कारण इन्होंने एक सोर्स ऑफ इनकम भी खड़ी करनी शुरू की। ऑक्ट्रॉय सिस्टम जो ट्रेड एंड कॉमर्स को कहीं ना कहीं परेशान करती थी। ऑक्ट्रॉय सिस्टम अगर आपको जानकारी होगी तो जब एक जगह से दूसरी जगह आप व्यापार करते थे तो आपको सिटी में एंटर करने के लिए टैक्स देना पड़ता था, जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्ट्रॉय टैक्स। आज की तारीख में भारत में तो हमको मिलेगा नहीं, आफ्टर द इंपोजिशन ऑफ जीएसटी बॉम्बे जैसे सिटीज भी थे उन्होंने अबॉलिश कर दिया, जिसे हम लोग एंट्रेंस टैक्स के रूप में पहचानते थे। बट ये ऑक्ट्रॉय सिस्टम बहुत ही हानिकारक था फ्रांस की इकोनॉमी को लेके। तो जब नई सरकारें पावर के ऊपर आई तो उन्होंने ऑक्ट्रॉय सिस्टम को भी अबॉलिश किया, और धीरे 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 फ्रांस को आर्थिक रूप से इनफैक्ट आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे। एक चीज याद रखिएगा कि फ्रांस में इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। फ्रांस अभी भी क्रांति के अंदर ही झूल रहा था। फ्रांस वाज स्टिल गोइंग ऑन इन द revolutionary phase only, and because it was going in the revolutionary phase we do not find much of the revolution going on, yeah I would say political stability,
जो इनफैक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन को पुश करेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन को पुश करने के लिए 1840s तक का पीरियड आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद थोड़ा ग्रोथ होने की शुरुआत होगी जब इंडस्ट्रीज बनेगी फ्रांस के अंदर, ठीक है। तो ये तो फ्रांस को पूरा फंडामेंटली चेंज किया गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब रिवॉल्यूशन होता है। इसके सिवा हम लोग जब बात करते हैं, इसके सिवा नेपोलियन गॉट, अरे भाई कॉर्नवालिस वुड हैव गॉट द इंस्पिरेशन फ्रॉम द आई वुड से नेपोलियन, क्योंकि दोनों पॉइंट थे। नेपोलियन जब उस टाइम पे था, दोनों पॉइंट के अंदर मैं बताता हूँ। नेपोलियन जब इनफैक्ट एक गवर्नर के रूप में था, मतलब मैं कहूंगा जनरल के रूप में जब था, तभी उसने सब कुछ है ना अपने सोल्जर्स को कहा था कि हम लोग है ना आर्मी के अंदर है तो हमको डिसिप्लिन में रहना चाहिए, एंड बिकॉज ही वाज अ डिसिप्लिन पर्सन, तो उसने अपने आर्मी की यूनिट को कोडिफाई कर दिया था। तो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि कॉर्नवालिस को उसके बारे में पता चला होगा, या दूसरा भी हो सकता है क्योंकि कॉर्नवालिस सबसे पहले लिख के आता है तो उसके कारण नेपोलियन ने उसे इंस्पायर किया होगा, ठीक है। वाइस वर्सा की कंडीशन भी हो सकती है, क्योंकि ये वो दौरान था जब एनलाइटनमेंट हो चुका था। और मैंने आपको बताया रूसो या आपके वोल्टायर जैसे थिंकर्स है या मॉन्टेस जैसे थिंकर्स है जिनके राइटिंग पॉपुलर हो चुके थे, और सबने कहा था कि रूल ऑफ लॉ लाना पड़ेगा, सेपरेशन ऑफ पावर करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉर्नवालिस जो था ही वाज इंस्पायर्ड बाय मॉन्टेस्क। मॉन्टेस्क के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है, जो कहता है जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव शुड नॉट बी कन्फाइंड टू वन पर्सन ओनली, ठीक है। तो कॉर्नवालिस उसी के द्वारा इनफैक्ट ये सेपरेशन ऑफ पावर करता है। नेपोलियन सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर इनडायरेक्टली नहीं मानेगा, क्योंकि वो अपने आप को एम्परर कहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। पर उसने कोडिफिकेशन किया है जस्ट टू ब्रिंग सम काइंड ऑफ आई वुड से हायरार्की एंड टू ब्रिंग सम काइंड ऑफ लीगलिटी ऑफ हिज रूल, ठीक है। तो वो है ना अलग, उसका जो कोडिफिकेशन का जो इंटेंशन था कुछ अलग था। कॉर्नवालिस का तो मानना यह था कि अगर मैं कल उठ के इंडिया में ना रहूं पर इंस्टीट्यूशंस बना के चला जाऊंगा, आई विल बी मेकिंग द इंस्टीट्यूशंस सो दैट द लेगेसी ऑफ माय रूल विल बी कंटिन्यूड, whereas Napoleon tried to centralize the power after the codification of the laws, ठीक है। तो नेपोलियन का कोडिफिकेशन का इंटेंशन और कॉर्नवालिस का कोडिफिकेशन का इंटेंशन में जमीन आसमान का आपको अंतर मिलेगा। वी फाइंड फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन द टू एज वेल, ठीक है। खैर, ये तो एक डायमेंशन हो गया आपका, इन दोनों के बीच में आपको इसकी भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें चल रही है। तो आप समझिए कि ये जो 8-9 साल फ्रांस के अंदर निकले हैं, ये जो 8-9 साल फ्रांस के अंदर निकले, ये 8-9 साल के अंदर फ्रांस में एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकली, सोशल चेंजेस हुए। अब इसकी इंपैक्ट फ्रांस के बाहर भी जाएगी। कहां कहां जाएगी? तो सबसे बड़ी इंपैक्ट पड़ेगी इंग्लैंड के ऊपर। अब क्यों पड़ेगी आप समझने की कोशिश करो। इंग्लैंड ने इनिशियली फ्रांस को वेलकम किया कि भाई फ्रांस के अंदर क्रांति हुई, हमको अच्छा लगा। अब क्यों अच्छा लगा आप समझो, क्योंकि इंग्लैंड ऑलरेडी, आप समझने की कोशिश करो, अमेरिका की क्रांति से मारा हुआ था। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन में इंग्लैंड को मार पड़ी थी। मतलब आप समझो कि इसमें ना सबसे ज्यादा मजे कौन ले रहा था, समझ में आ रहा है? द अमेरिकन पीपल वर मेकिंग द मैक्सिमम मजा ऑफ द रिवॉल्यूशंस। व्हाई? बिकॉज व्हेन द अमेरिकन रिवॉल्यूशन टुक प्लेस, द फ्रेंच पीपल हेल्प्ड द अमेरिकन। समझ में आया कि नहीं आया? फ्रेंच ने हेल्प की थी कि नहीं की थी? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? और अमेरिका की क्रांति किसके सामने हुई थी? ब्रिटेन के सामने। गेटिंग माय पॉइंट? फिर ब्रिटिश लोग बैठे हैं, ब्रिटिश लोग ऐसे चुप करके बैठे हैं कि बेटा अपना भी टाइम आएगा, ठीक है। सो जब फ्रांस के अंदर क्रांति होती है, व्हेन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस, द ब्रिटिश वर क्वाइट हैप्पी कि भाई चलो भाई तुम्हारा भी नंबर लग गया, ठीक है। तो इसमें है ना कर्मा का एक रोल प्ले है, बहुत बड़ा एक फटका पड़ता है कर्मा के ऊपर। तो फ्रांस के अंदर भी यही हुआ कि कर्मा का सिद्धांत लागू होता है कि तुमने इनफैक्ट किसी और का घर जलाने के लिए अपना है ना दिया और अपना फानस दिया था और अपना पेट्रोल दिया था, तो आज आपका घर भी जल गया, ठीक है। तो ब्रिटिश लोग काफी खुश हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, व्हाट इज द केस। ब्रिटेन के जो शासक थे उनका मानना था कि डेमोक्रेसी आएगी फ्रांस के अंदर। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ब्रिटेन ऑलरेडी डेमोक्रेटाइज हो चुका था, एंड आफ्टर द अमेरिकन रिवॉल्यूशन ब्रिटेन के राजा का पावर लिटरली चला गया था, एंड मेजोरिटी ऑफ द पावर वाज गिवन टू दी आई वुड से पार्लियामेंट। तो विलियम पिट करके जो प्राइम मिनिस्टर था वो पिट्स इंडिया एक्ट और ये सब लेके आएगा, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सो व्हाट वी सी इन दिस केस, जब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, तो इंग्लैंड के अंदर बहुत सारे लोग थे जिनका मानना था कि फ्रांस के अंदर क्रांति हमारे लिए फायदे कारक है। क्यों? क्योंकि फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी आएगी, डेमोक्रेसी आएगी तो हमारे लिए फायदे कारक होगा, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हो गई कि फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी तो आई नहीं, फ्रांस के अंदर अराजकता आ गई। अब देखो, अराजकता एक स्टेट के अंदर आती है तो दूसरे स्टेट को डुबा देती है। मैंने आपको पहले भी बताया, एनार्की लीड्स टू अ कास्केडिंग इफेक्ट, एंड एनार्की इनफैक्ट कहीं ना कहीं वो तो खुद डूबती है, बहुत सारे लोगों को भी डुबा देगी, है ना। कि हम तो ले डूबे, हम तो जाएंगे सनम, तुम्हें भी साथ में ले डूबेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन में क्योंकि ब्रिटेन डेमोक्रेसी था ना, ब्रिटेन यूज्ड टू बी डेमोक्रेसी, ब्रिटेन को लग रहा था कि भाई डेमोक्रेटाइज करोगे तो हमारा इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ेगा, हम लोग इनफैक्ट आपको गाइडिंग फोर्स के रूप में गिन सकेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हो गई कि ब्रिटेन ने देखा कि फ्रांस के अंदर अराजकता हुई। क्यों?
क्योंकि एक सरकार आई गिर गई, दूसरी सरकार आई गिर गई। मैंने आपको बताया नेशनल कन्वेंशन बना, जैकोबिन्स आए, डायरेक्टरी जैसी अथॉरिटी उभर के आई। उस टाइम पे एक ब्रिटेन के एमपी थे एडमंड बर्क। एडमंड बर्क ने कहा कि भाई एनार्की ऑलवेज लीड्स टू वायलेंस, और फिर ये क्रांति हमारे यहाँ पे पहुंच जाएगी, और अगर यही क्रांति ब्रिटेन में पहुंच गई इंग्लिश चैनल क्रॉस करके, तो दिस विल लीड टू मोर काइंड ऑफ क्राइसिस ऑफ द ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम। सो ब्रिटेन ने फिर डिसाइड किया कि नाउ वी नीड टू इंटरवीन एंड स्टॉप दिस रिवॉल्यूशन। तो विलियम पिट करके जो प्राइम मिनिस्टर था 1780s के दौरान, उसने इनफैक्ट कहीं ना कहीं प्रेस और बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर अबॉलिशमेंट तो लगाया। वी ऑल्सो फाइंड कि ब्रिटेन वाज वन ऑफ द मेजर बॉडीज जिसने ये कोलेशन के ऊपर अपनी लीडरशिप दी थी। मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन सबसे पहली अथॉरिटी थी जो ये कोलेशन को सपोर्ट कर रही थी। तो जब फ्रांस के ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक हुए राइट फ्रॉम द ईयर 1792 टू 1815, मैंने आपको बताया कि 1792 से लेके 1815 तक करीबन 7 to 8 टाइम्स फ्रांस के ऊपर आक्रमण होते हैं। उन सब के ऊपर इंग्लैंड ने सबसे पहले आगेवानी की थी। ब्रिटिश यूज्ड टू बी द मेन डोमिनेंट फोर्स because they did not want France to get stabilized. Either they did not want the revolution to be successful. अब why? Because the British people realized कि अब फ्रांस के अंदर एक जो इंसान आया है जिसका नाम है नेपोलियन, और नेपोलियन जब से पावर के ऊपर आया था तब से उसने बोल दिया था कि पापा का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा बोनापार्टे। ठीक है, तो बोनापार्टे तो बहुत ही क्लियर कट कह दिया था कि भाई मैं तो ब्रिटिश लोगों की पिटाई करूंगा, मैं तो जाऊंगा इंडिया, मेरा दोस्त टीपू सुल्तान ने मेरे को लेटर लिखा है और मैं उसकी मदद करने के लिए ब्रिटिश एम्पायर को उखाड़ फेंक दूंगा। ठीक है, तो नेपोलियन का खौफ अंग्रेजों के अंदर बहुत था, और जब अंग्रेजों ने देखा कि यार ये नेपोलियन पावर के ऊपर आ चुका है, तब तो ये क्रांति बिल्कुल भी सफल नहीं होनी चाहिए। द रिवॉल्यूशन शुड बी सप्रेस्ड एट एनी कॉस्ट, and because they realized the power and the might of the Napoleon, and Napoleon was quite ambitious, the British started pressurizing the other kings of France and other kings of the Europe that we need to come together and we need to do a Thug Bandhan. We should do some kind of Mahathag Bandhan to suppress the French ambition and the French authority. ठीक है, तो ये कंडीशन में ब्रिटिश लोग इनिशियली वेलकम करेंगे, उसके बाद उनको उसका कैरेक्टर समझ में आ चुका था कि भाई ये हालत खराब कर देगा, इसको कैसे भी करके दबा देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके कारण नेपोलियन और अंग्रेजों की बहुत लड़ाई होती है, उसको कल पढ़ेंगे हम लोग। तो ये कंडीशन में हमको देखने को मिला कि इंग्लैंड ने सप्रेस करने की कोशिश की। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो गया साहब, इंग्लैंड सप्रेस करने की कोशिश करेगा पर आखिर में घर जल ही जाता है। अब क्या घर जलता है, फ्रांस की क्रांति का इंपैक्ट आयरलैंड के ऊपर पड़ा। अब आयरलैंड अगर आपको जानकारी होगी was the British colony at that time, और आयरलैंड के अंदर जो क्रांतिकारी थे उन सबको मोटिवेशन मिल गया कि अगर फ्रांस के लोग इनफैक्ट अपने राजा के सामने विद्रोह कर सकते हैं, तो हम तो बाहर के लोग हैं, द ब्रिटिश आर रूलिंग ओवर द आयरिश पीपल एंड दिस इज नॉट लेजिटिमाइज, एंड इन दिस कंडीशन द आयरिश पीपल डिसाइडेड कि हम क्या चाहते हैं, आजादी। ठीक है, तो वहां से फिर आयरिश क्रांति की शुरुआत होती है, और वहां पे बहुत बड़ी चीजों की शुरुआत होगी। ब्रिटेन के अंदर सरकार को समझ में आ गया कि भाई ये फ्रांस की क्रांति हमें ले डूबेगी, तो सरकार ने धीरे 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 पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स करने की भी शुरुआत कर दी। सो आफ्टर द 1800s वी फाइंड ब्रिटेन इज गोइंग फॉर सम काइंड ऑफ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स। इनफैक्ट यही रिफॉर्म्स इंडिया के अंदर भी किए गए इन द फॉर्म ऑफ द चार्टर एक्ट, जब कंपनी की अथॉरिटी को लिया गया और धीरे धीरे ब्रिटिश मोनार्क और जो ब्रिटिश क्राउन है उसकी अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो ये सब कंडीशन आप समझिए कि इंग्लैंड की हो जाती है, क्योंकि इंग्लैंड को सबसे बड़ा फटका फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ऊपर से पड़ेगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी आल्सो फाइंड कि आयरलैंड के अंदर क्रांतिकारी हुआ। आयरलैंड के अंदर जब क्रांति होती है उसका इंपैक्ट पोलैंड के ऊपर पड़ेगा, और धीरे 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 जो भी आपके पुरानी डायनेस्टीज थी, पुराने एम्पायर्स थे, वो टूटने की शुरुआत होगी। ठीक है, सो वी फाइंड मल्टीपल डायमेंशंस विल बी इमर्जिंग, एंड वी सी द ओल्ड एम्पायर्स एंड द ओल्ड डायनेस्टीज विल बी क्रम्बलिंग बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो जो ब्रिटेन के किंग्स थे, जो यूरोप के किंग्स थे, वो सब इकट्ठे हुए और उन्होंने क्रांतिकारियों को दबाने के लिए लड़ाई करना शुरू किया। They started pressurizing the revolutionaries and they wanted to continue with the old system of monarchy. तो इसे हम लोग कहते हैं the concept of monarchy versus the revolutionaries. एक साइड के ऊपर क्रांतिकारी थे, दूसरी साइड के ऊपर राजाशाही के सपोर्टर्स थे। तो ये कंटिन्यूअसली काउंटर रिवॉल्यूशंस का पीरियड चलता है, और नेपोलियन एक अपना डायमेंशन देगा, उसको हम लोग परसों के क्लास के अंदर भी पढ़ेंगे। फंडामेंटल इंपैक्ट इसकी पूरी दुनिया के ऊपर पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब नेपोलियन पावर के ऊपर आया और फ्रांस के लोगों ने पूरी दुनिया को सिखाया कि राष्ट्रवाद क्या होता है, जब 6 कंट्रीज आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं उसके बावजूद भी इनफैक्ट आप वो 6 कंट्रीज को एक साथ पराजित करते हो, वो समझाता है कि राष्ट्रवाद क्या होता है। नेशनलिज्म एक ऐसी कंडीशन है जो उभर के आती है,
जो आपको यूनिफाई करती है और आपको समझाती है कि अगर हम लोग एक नहीं होंगे तो टूट जाएंगे और हमको फिर से गुलाम बना दिया जाएगा बाय द ओल्ड मोनार्कियल सिस्टम. एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वाज स्टार्टेड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. जितना राष्ट्रवाद बढ़ेगा उतना ही आपका एक कंसेप्ट बढ़ेगा जिसे हम लोग कहते हैं रीड्रॉल ऑफ बाउंड्रीज. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? द रिवॉल्यूशन स्टार्टेड द प्रोसेस कॉल्ड द रीड्रॉल ऑफ बाउंड्रीज, क्योंकि अब लोगों के हाथ में सत्ता आने की शुरुआत हो गई, नेशन स्टेट सिस्टम बढ़ने की शुरुआत होती है और धीरे 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 आपके नए कंट्रीज बनने की शुरुआत होगी. The French Revolution gave the impetus to the other revolutions, and over a period of time, we find the formation of Italy, we find the formation of Germany, we find the formation of Belgium, Holland, Spain. बहुत सारे कंट्रीज के अंदर हमको मिलेगा. फंडामेंटल राइट्स के ऊपर पूरी दुनिया चली जाती है, प्रिविलेज बेस्ड सिस्टम को क्वेश्चन किया जाता है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को जन्म दिया गया. एंड वी ऑल्सो फाइंड कि नेपोलियन जैसा इंसान जब पावर के ऊपर आया तो नेपोलियन ने पूरे यूरोप का नक्शा बदल दिया. और नेपोलियन कहता है कि आई एम द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न यूरोप, मैं पूरे एक नया यूरोप की स्थापना कर रहा हूँ. स्पेन जैसे विस्तार में जाता है, इटली जैसे विस्तार में जाता है, 1812 में तो रशिया तक पहुंच जाता है. यू कैन अंडरस्टैंड दिस गाय रीच्ड अप टिल द ईयर 1820 ही रीच्ड टिल रशिया एंड ही हैड अ प्लान टू कम टुवर्ड्स इंडिया. अगर वो भारत आता तो पूरी दुनिया का इतिहास बदल जाता. खैर, नेपोलियन ने स्पेन को खत्म किया. स्पेन को जब खत्म किया जाता है तो स्पेन की अथॉरिटी लैटिन अमेरिका के ऊपर थी. जब स्पेन यूरोप में हार गया तो लैटिन अमेरिका उसे हाथ से चला जाता है. वेनेजुएला के अंदर विद्रोह होता है, वहां से विद्रोह पेरुग्वे, उरुग्वे, साइमन बोलीवार जैसे इंसान उभर के आए. और बोलीवार का कंट्रीब्यूशन क्या था साहब? आपने गांधी नगर सुना होगा, आपने सुभाष चौक सुना होगा, आपने राजीव चौक नाम सुना होगा. इनफैक्ट इसके नाम के ऊपर कंट्री बन जाता है. कभी सोचिएगा कि एक ऐसा लीडर जिसके नाम के ऊपर कंट्री बन जाता है. जीवन में अगर कुछ बनाना हो तो मेक इट लार्ज करिएगा साहब. साइमन बोलीवार वाज द पर्सन who was named after the country called as Bolivia. ठीक है, तो ये है ना, ये कंडीशन में हमको समझाती है कि पूरे लैटिन अमेरिका के अंदर एक ऐसा इंसान जो स्पेनियर्ड्स और पोर्चुगीज के सामने फाइट करता है. और स्पेन और पोर्चुगीज के सामने फाइट करने का मोटिवेशन उसको किसने दिया? तो उसको मोटिवेशन दिया जाता है बाय द नेपोलियन. व्हाई? Because when the Napoleon controlled the Spanish Empire, when the Napoleon defeated the Spanish king, we find कि स्पेन की जो कॉलोनीज थी वो टूट गई. और धीरे धीरे करके आप समझोगे तो पूरा का पूरा लैटिन अमेरिका का मैप भी बदल गया और यूरोप का मैप भी बदल गया. समझे? तो नेपोलियन ने एक तीर से दो निशान मारे थे. एक साइड के ऊपर दक्षिण अमेरिका को पूरा बदला गया, आपका यूरोप का नक्शा बदला गया. और इसके लिए नेपोलियन इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न यूरोप. मैं कहूंगा कि नेपोलियन इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. आधुनिक विश्व का एक ऐसा वास्तुशिल्पकार है जो एक नई दिशा देता है, जो रीड्रॉल ऑफ बाउंड्री का कंसेप्ट है उसको पुश करेगा और नेशनलिज्म का विचार लेते लेते इनफैक्ट पूरे यूरोप के अंदर क्रांति की आग लगा देगा. तो टुमारो जब हम लोग बात करेंगे, डे आफ्टर टुमारो जब हम लोग बात करेंगे तो नेपोलियन के ऊपर आएंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेपोलियन व्हाई ही इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न यूरोप, व्हाई नेपोलियन इज कंसीडर्ड एज द चाइल्ड एज वेल एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द रिवॉल्यूशन. तो जब हम लोग परसों मिलेंगे तो विल बी डिस्कसिंग ऑन द आइडिया ऑफ नेपोलियन एंड कैसे नेपोलियन आके इनफैक्ट है ना पूरी सिस्टम को बदल देगा, उसका इंपैक्ट क्या होता है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, आज का क्लास यहाँ पे कंक्लूड करते हैं. अब जो भी एक दो लोग को डाउट है वो कंक्लूड करने के बाद हम लोग परसों मिलेंगे. चलिए ठीक है. पहला क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि सर आप एंशिएंट और मिडिवल का कोर्स लॉन्च करोगे? यस. अब कब करोगे तो वो मुझे पता नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली प्रीलिम्स के पहले एक बार एंशिएंट का कोर्स आ जाएगा. आई एम नॉट श्योर, बट देखता हूँ अगर जुलाई के अंदर टाइम मिलता है, इफ टाइम परमिट्स आई विल बी लॉन्चिंग अ कोर्स इन द जुलाई. ठीक है. ओके, ये राज ने भी यही पूछा है कि सर एंशिएंट फिर कब आएगी. ठीक है, अगर प्रीलिम्स के पहले जुलाई अगस्त में कर देंगे, चलो ना, जुलाई अगस्त नहीं, जुलाई में नहीं कर पाएंगे, अगस्त में करेंगे, सॉरी माय बैड. जुलाई तक तो मॉडर्न हिस्ट्री चलेगा. ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस अभी नहीं करेंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस अपन करेंगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर, आपका पीटी खत्म होगा उसके बाद. ठीक है. अबे कहाँ का क्वेश्चन है? नो ब्राह्मण्स एवर रिसाइड्स अथर्ववेद. ऋग्वेद मीन द प्रीस्ट हु रिसाइड्स सामवेद इज नोन एज होत्री. ये वाला गलत है. ठीक है, उसको उडगत्री कहते हैं. 3 वाला निकाल दो साहब, अब पूरा क्वेश्चन पूछो साहब, ये तो गलत है. 3 को निकाल दो, फिर स्टेटमेंट देख लीजिएगा.
डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, नो, ब्रिटेन के अंदर पॉलिटिकल राइट्स अभी उस टाइम पे नहीं थे यार, ये तो बहुत अर्ली टाइम है, तो लिमिटेड फ्रेंचाइज का कंसेप्ट चलता था, ठीक है। नो ब्राह्मण्स एवर रिसाइट अथर्ववेद, नहीं किसने कहा सब, आई डोंट थिंक कोई भी ब्राह्मण अथर्ववेद को रिसाइट नहीं करता है, ठीक, मेरा कहीं पे पढ़ने में नहीं आया ऐसा साहब, ठीक है। मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन जो है ये गलत होगा मोस्ट प्रोबेबली। ऋग्वेद मेन थीम इज द प्रेयर्स एड्रेस टू डिफरेंट गॉड, या ये सही है, विश्वामित्र भगवान को सब अलग अलग अर्पण करते हैं ना, रुद्र अग्नि को, ठीक है, पृथ्वी को, गेटिंग माय पॉइंट है ना। गायत्री मंत्र इज पार्ट ऑफ द सामवेद, ठीक है, गायत्री मंत्र तो ऋग्वेद का पार्ट है ना साहब, है ना। Please repeat the reason why French Revolution not impacted much in America, sir. Please, in French Revolution not impacted. नहीं, we have what we have discussed Manikandan is कि the comparative analysis of the French and the American Revolution. If you can see, the Americans have limited impact because of the geographical isolation, and I would say the thoughts they were not able to progress out of America. The French, because of the geographical continuity and they were the epicenter and the focus of the Europe, they were able to impact more compared to the Americans, ठीक है। You got the first point, समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा क्या है कि अमेरिका का जो इम्पैक्ट है उसके जो वैल्यूज थे, द वैल्यू सिस्टम दैट स्प्रेड आउट ऑफ अमेरिका had limited impact because of the certain inherent limitations. The French were basically the focus center of the world, तो इसकी जो वैल्यूज थी वो ज्यादा पॉपुलर हो गई, getting my point, the value, the philosophers, the expansion that took place, and the French Revolution continued. American Revolution क्या हुआ, what happened with the American Revolution, 1776 में revolution हुआ, 1789 तक आते आते कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया गया, 1860 में सिविल वॉर हुआ। The French Revolution continued from the year 1789 and it continued up to the year 1871, and because it continued for a very long period, so the value system and the changes were incorporated by many states. American Revolution will not lead to the redrawal of boundaries in Europe, but the French Revolution will lead to the redrawal of boundaries in Europe. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, ठीक है। अमेरिकी क्रांति से इनफैक्ट आपकी जो बॉर्डर्स है, आपकी जो सीमाएं हैं वो नई तरह से तैयार नहीं होती है, पर फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप नई सीमाओं का रूपरेखन किया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो वो आपका एक कंपैरेटिव एनालिसिस आपको समझ में आता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बेटा बाद में बनती है, फोर्ट ऑन बेस्टाइल तो 14 जुलाई 1789 में ही इन्होंने अटैक कर दिया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनता है, लिखने का टाइम बहुत ही चालू हुआ, ठीक है, और फोर्ट ऑन बेस्टाइल को अटैक करने का कारण था राइट्स हो रहे थे, राजा कोई ध्यान नहीं रख रहा था, रिपब्लिकन गार्ड्स कुछ काम नहीं कर रहे थे, ठीक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार, हाँ चलो यार टाइम मिलता है तो कुछ करते हैं उसके। वर्ल्ड हिस्ट्री का नोट्स कैसे बनाए, ठीक है, स्लाइड्स पढ़ लो मेरी, और उसके बाद आपकी जो किताब है ना एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी अर्जुन देव वाली, बस उतना पढ़ लो। और इसमें तो न्यू में भी दिया हुआ है, इवन द न्यू इज गिवन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, न्यू में भी दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों कर लो साहब। Chinu ji, I'm planning, but I'm not sure कि when I'll be able to start the optional because I've got some prior commitments to complete, and I generally take around 6 months to complete the optional. That will include the mapping and all the other portions. So I cannot do fast tracking of any course. So I need to justify what actions that I teach. Okay, so it takes its own time. तो अगर time मिलता है तो इस बार कराऊंगा, वरना 2021 के लिए प्लान कर रहा हूँ, 2021 के लिए ऑप्शनल हो जाएगा। I would say both. If you can see the selective outcomes, वो तो आपके ऊपर है साहब, how do you perceive things. थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, नो, ये न्यू एनसीईआरटी में थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री में उसमें ना बहुत वो स्टोन एज का वर्ल्ड हिस्ट्री दिया हुआ है, मिडिवल वर्ल्ड हिस्ट्री दिया हुआ है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको मॉडर्न वाला देखना है। 18 सेंचुरी ऑनवर्ड से अगर कुछ उसमें दिया हुआ है, शायद फ्रेंच रिवॉल्यूशन का चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है।
लीडरशिप तो थी साहब, लीडरशिप तो थी, पर स्टेबिलिटी नहीं ला पाई। हाँ, लीडरशिप स्टेबिलिटी नहीं ला पाती है तो चेंजेस होते रहते हैं। दूसरा क्या है कि जब क्रांति होती है ना, क्रांति होती है तो आपको लगता है मैं संभाल लूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? यू फील दैट कि सब कुछ, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, ठीक है। आपको लगता है कि जब ये क्रांति हो गई मैं संभालूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, सब कुछ मेरे हाथ में ही है। अब एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल कि आप इनफैक्ट संभाल पाओगे साहब, है ना। तो इट्स वेरी क्लियर कट पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो ये भाई साहब से इनको लग रहा था मैं संभाल लूंगा, बट हर बार जरूरी है कि ये संभाल पाए, ठीक है। तो वही कहानी है साहब आपकी, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। हाँ, मैं संभाल लूंगा। और फ्रांस के अंदर भी यही था कि मैं संभाल लूंगा। हाँ, बट हर बार आप संभाल नहीं पाते साहब। देखो, क्रांति रातों रात नहीं होती, और क्रांति को संभालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। नहीं, मैंने नहीं देखा है, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं ये सीरीज वीरीज देख पाऊँ, ठीक है। हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए मुझे लंबा एक मैं प्लान कर रहा हूँ, कुछ वीडियो बना के डाल दूंगा, है ना। आई मेक अप अ वीडियो ऑन दैट, ओके, प्लीज वेट फॉर सम डेज, ओके। ये वीकेंड में कुछ प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखो, अमेरिकन रिवॉल्यूशन में भी स्टेट एंड द पीपल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो होता ही है। ऊपर से आप समझो कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन वाज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब अमेरिका से हमको ज्यादा मिला है, फंडामेंटल राइट्स वाला, स्टेट पीपल के बीच में। बट उनके सोशली वो डगमगा गए। फ्रांस के अंदर सोशली ये लोग कुछ कुछ कर दिए, ठीक है, बट ये पॉलिटिकल स्टेबल नहीं हो पाए, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बना ही नहीं। अमेरिकन ने तो क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ रिवॉल्ट किया ना साहब। एक बार रिवॉल्ट किया, फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लेके आए अप टिल द ईयर 1860। 1860 में फिर टूट गए, फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए, ठीक है। अच्छा, हु आफ्टर कोविड, यार ये बहुत वो है ना कि चबाया हुआ टॉपिक है। चबाया हुआ इसके लिए क्योंकि आप अगर इंटरनेट पे गूगल कर दोगे तो इतने बने बनाए एक्सपर्ट्स बैठे हैं ये सब्जेक्ट के ऊपर, मतलब डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल को टक्कर मारे वैसे लोग हैं, ठीक है। तो वो खुद ही वो यहाँ कीबोर्ड वॉरियर के रूप में डीजी बन गए डब्ल्यूएचओ के, ठीक है। तो लेट मी डू अ रिसर्च ऑन दैट, ठीक है। उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा मुझे भी। ऐसे जनरलाइज आइडिया मुझे भी पता है, बट आपको पता है मैं जनरलाइज नहीं पढ़ाता हूँ, वो मेरा प्रॉब्लम है, ठीक है। आई नीड टू गेट इन टू द स्पीयर एंड द मोड ऑफ लाइक रिसर्चिंग एज वेल एंड देन कमिंग अप विद अ गुड बैलेंसिंग ओवरव्यू एज वेल, ठीक है। चलिए आज कंक्लूड करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। नो क्रोनोलॉजी, अभी मॉडर्न है भाई, मुझे मेरा भविष्य नहीं पता होता है मैं कल क्या करने वाला हूँ साहब, ठीक है। आप मुझे भविष्य, कौन है भाई, कहाँ से आए हो आप? मेरा एक दिन पहले कोर्स लॉन्च होता है, पता नहीं क्या, ये पुराने लड़कों को पूछ लो, ठीक है। एक दिन पहले तो कोर्स लॉन्च होता है मेरा, ठीक है। परसों होता है तो आज रात को तो अपडेट आता है कि भाई अब लॉन्च हो गया है ना। तो वो मेरे से होता ही नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा अलग ही बंदा हूँ साहब, ठीक है। वो आदत लगा दो थोड़ी मेरी, है ना। तो अभी मॉडर्न आ रहा है, उसके बाद कुछ आएगा, एंशियंट वेंशियंट करेंगे साहब, ठीक है। तो एक दिन में चालू भी हो जाता है, और फिर धड़ल्ले से चालू होता है, फिर खत्म भी होता है, फिर ब्रेक नहीं लगता हो, ठीक है। तो मेरी प्रोफाइल फॉलो कर दो, ग्रुप ज्वाइन कर देना, तो उसमें क्रोनोलॉजी मिल जाएगी आपको, ठीक है। I'll try to be more, I would say, responsible, and I'll try to publish my courses early so that you get to know. बट कभी कभी ये मेरे साथ ये थोड़ा प्रॉब्लम रहने का, ये कंपनी फॉल्ट है मेरे साथ, ठीक है। तो मैं अभी ऑर्गेनाइज होने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ऑर्गेनाइज होते होते टाइम लग जाएगा। चलिए, लेट अस कंक्लूड द क्लास टुडे एंड आई विल सी यू टुमारो। वेडनेसडे हम लोग मिलेंगे। अब वेडनेसडे क्या पढ़ोगे आप? अच्छा हाँ भाई, वेडनेसडे आपका होमवर्क क्या है वेडनेसडे के लिए? रीडिंग आपका, एक तो नेपोलियन पढ़ के आओगे, और 1815 से लेके 1850 तक का जो यूरोप है ना, उसमें आप पढ़ोगे कांग्रेस, वियना कांग्रेस को, और उसको मेटरनिक को, और उसको पढ़ के आओगे, ठीक है। सो यू रीड दिस टू टॉपिक्स इन योर होमवर्क, ओके। चलो बाय, यस, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।